IT न्यूज़ स्वदेश पर आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। बाजार में कल हमने हल्की बढ़त पर कारोबार होते हुए देखा और उसकी वजह ये थी कि IT शेयरों में भारी बिकवाली आई। अमेरिका की जो AI कंपनी है एंथ्रोपिक, उन्होंने कुछ नए टूल्स प्लगइन्स लॉन्च किए हैं जिससे कि बहुत सारे वर्क स्पेस में चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, लीगल में, मार्केटिंग में, सेल्स में। और उसके चलते हमने देखा कि ना सिर्फ अमेरिकी IT शेयर टूटे बल्कि भारतीय IT सर्विस प्रोवाइडर वाली जो कंपनीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कल हमने सेलिंग देखी। और इसका असर यह हुआ कि जो FIs की जो बाइंग के आंकड़े थे वो बहुत ज्यादा ही छोटे थे, क्योंकि अगर हम FIs की बात करें तो बड़ा उनका जो पैसा आता है वो बैंकिंग फाइनेंशियल के अलावा IT में आता है। तो IT में निश्चित तौर पर कल निकासी हुई होगी और उसके चलते हमने आंकड़े छोटे होते हुए देखे। आज फिर से IT को लेकर चिंताएं कायम हैं, क्योंकि अमेरिका में IT शेयर में गिरावट है लगातार जारी। एनवीडिया टूटा, इसके अलावा हमने देखा कि गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, ब्रॉडकॉम, पैलेंटीर, ये सारे के सारे शेयर टूटे हैं। तो आज के सत्र में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी होगी, उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सत्र की 4 बड़े ट्रिगर्स के साथ। तो टेक में बिकवाली और हमने देखा कि नेस्डेक कल 1.5% टूट गया, 350 अंकों की गिरावट अमेरिका में रही। हालांकि डाउ जोन्स लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखा रहा था, लोअर लेवल से करीब 400 अंक चढ़ा और अल्टीमेटली करीब 260 अंकों पर डाउ जोन्स बंद हुआ है। तो अमेरिका में जो कारोबार रहा है मिला जुला रहा है, लेकिन IT को लेकर चिंताएं निश्चित तौर पर हैं। और चूंकि भारतीय IT कंपनियां ये ज्यादातर ये सर्विस प्रोवाइडर्स ही हैं, तो इसके चलते इनके लिए टेंशन कहीं ज्यादा है। कल हमने देखा कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप भारतीय IT इंडस्ट्री में साफ हो गया था और आज भी चिंताएं कायम हैं। सोने चांदी में रिकवरी आई है, उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हो रहा है। सोना $5000 के आसपास है। थोड़े थोड़े जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है ईरान और अमेरिका को लेकर, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मस्कट में एक बैठक होने वाली है, वैसे उस पर हमारी नजर रहेगी। कल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच ओमान में बैठक होने वाली है। ईरान के विदेश मंत्री ने यह जानकारी दी है। और ब्रेंट क्रूड का भाव हम देखने की कल तो थोड़ी उछाल आया था 3-3.5% के आसपास का, लेकिन आज हम देखने की गिरावट है। $68 के आसपास के प्राइसेस आपको ब्रेंट क्रूड के दिखाई देंगे। ट्रेंट के Q3 में नतीजे मजबूत आए हैं, कह सकते हैं कि एक राहत की बात है, क्योंकि ट्रेंड में हमने देखा था कि ग्रोथ को लेकर चिंताएं थी जब इनके क्वार्टरली अपडेट्स निकल के आए थे और शेयर की हमने भारी पिटाई होती हुई देखी थी। तो क्या शेयर को यहां से फर्दर सपोर्ट मिलेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। कमिंस के नतीजे मिले जुले आए हैं और टाटा पावर के नतीजे कमजोर आए हैं। टाटा पावर लोअर लेवल से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नतीजे इसके थोड़े से वीकर साइड पर नजर आ गए हैं। निफ्टी में आज भारतीय एयरटेल, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, मैक्स हेल्थ के नतीजे आएंगे। अब तक करीब 35 से 36 नतीजे निफ्टी के आ गए हैं, तो आज लगभग संख्या हो जाएगी बढ़ के 40 इन नतीजों के बाद। तो नतीजों का भी एक्शन बाजार में आज पूरी तरह से बना रहेगा और 18 और स्वदेश की भी नजर रहेगी उस पर पक्की। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ग्लोबल बाजारों से जो भारतीय बाजार की जो तस्वीर निकल के आ रही है वो किस तरह की रही है। कल हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार हुआ और डाउ जोन्स 260 अंक चढ़कर बंद हुआ है। निचले स्तर से 390 अंकों के आसपास का हमने उछाल देखा। लेकिन जो प्रमुख चिंता है वो है एंथ्रोपिक के AI प्लगइन को लेकर, जो वर्ल्ड वाइड एक चिंता का माहौल बना है। कल तो भारतीय IT शेयर कहीं ज्यादा टूटे और कल फिर से हमने देखा कि नेस्डेक की जो गिरावट रही 350 अंकों के आसपास की, प्रतिशत की बात करें तो करीब 1.5-2% के आसपास की गिरावट हमने नेस्डेक में देखी है। एनवीडिया हो गया, मेटा, अल्फाबेट, अमेजन, ये सारे के सारे शेयर, हालांकि इसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी जो प्रोडक्ट वाली हैं, AI वाली हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंथ्रोपिक ने थोड़ा सा हड़कंप मचा दिया है, भूचाल मचा दिया है और उसके चलते हमने गिरावट इन शेयरों में देखी है। आफ्टर मार्केट में एक और चिप वाली कंपनी है कॉलकॉम, जहां पर हमने देखा कि 9% की गिरावट रही है और इसके नतीजे आए थे कमजोर। आज अमेरिका में हम देखेंगे कि बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है। तो ये अमेरिकी बाजारों से संकेत होगी। एशियाई बाजारों से अगर हम संकेतों की बात करें तो हम देख रहे हैं कि वहां पर भी आज के सत्र में मिला जुला ही कारोबार हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। निके जो कि जापान का बेंचमार्क इंडेक्स है, बहुत ही हल्के गेंस के साथ सुबह कारोबार हो रहा था, लेकिन ऊपरी स्तरों से हम देख रहे हैं कि निके में तेज गिरावट आई है और फिलहाल करीब करीब 390 अंक गिर के निके आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है।
ये 70 अंकों की तेजी तो सुबह थी, लेकिन हाल फिलहाल जो है इसमें गिरावट बढ़ गई है और अब ये दिन के निचले स्तर पर 393 अंक नीचे इस वक्त दिखाई दे रहा है। 53,900 के आसपास आपको कारोबार होता हुआ नजर आएगा। तो एशियाई बाजारों से भी जो संकेत है वो नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत में हम देख रहे थे कोस्पी जो था करीब 2% नीचे था, लेकिन गिरावट कोरिया के इंडेक्स की बढ़ गई है और करीब 3% नीचे आपको कोरिया का बाजार दिखाई देगा। तो मुश्किलें यहां पर भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। संकेत थोड़े से नेगेटिव हैं एशियाई बाजारों से। अन्य संकेतों की अगर बात करें तो सोने चांदी में निचले स्तरों से रिकवरी आ रही है और जो भाव है $4,990 के आसपास की दिख रहे हैं। चांदी करीब 4% ऊपर है, $87 के ऊपर फिर से निकल गई है। तो गोल्ड सिल्वर में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है क्योंकि थोड़े थोड़े जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत अगर नहीं बनती है, अगर वो राजी नहीं होते अमेरिका की शर्तों को लेकर, तो फिर वो स्ट्राइक भी करेंगे ईरान के ऊपर। हालांकि उसके पहले एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये निकल के आया है कि कल ईरान और अमेरिका के ऑफिशियल्स के बीच में ओमान की राजधानी है मस्कट, वहां पर बैठक होने वाली है। देखते हैं कि क्या अरेंजमेंट बनता है। तो क्रूड में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। कल तो हमने उछाल देखा था, लेकिन आज थोड़ी सी नरमी है और क्रूड के जो प्राइसेस हैं $68 के आसपास हमें नजर आ रहे हैं। अन्य संकेतों की बात करें तो यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो देखने की 4.27% पर आपको नजर आएगी। ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स में जो लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आई है वो बरकरार है। 97.66 ये है डॉलर इंडेक्स के लेवल। तो कुल मिला के जो संकेत हैं वो थोड़े से हमें देखने की नेगेटिव साइड पर है। एशियाई मार्केट्स में गिरावट है। आप गिफ्ट निफ्टी देखिए करीब 37-38 अंकों के आसपास की नरमी पर आपको शुरुआत के संकेत दे रहा है। और जो एशियाई बाजार खुले भी हैं कोरिया और जापान के अलावा, वहां भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी आपको नजर आएगी। हांगकांग और चाइना के बाजार भी 1 से 1.25% के आसपास की नरमी पर ही कारोबार करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आज भारतीय बाजारों के लिए कैसा दिन होगा, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इंडेक्स में आप क्या करें, किन स्टॉक्स में नजर रखें, आईटी शेयरों में आपकी प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ की चिंता पहले से थी और ये भी एआई को लेकर जो कंसर्न्स हैं, जो भय है, ये फिर से उन्हें अपने ग्रिप में ले रहा है और कल के सत्र में भारी पिटाई होती हुई देखी है। इन तमाम मुद्दों को विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, ये अमेरिकी बाजारों से जो संकेत हैं मिले जुले हैं, आईटी स्टॉक्स वहां पर टूट रहे हैं, कल भी हमने बिकवाली वहां पर देखी है और एशिया में काफी कमजोर शुरुआत हो रही है। किस तरह का इंपैक्ट आप देख रहे हैं आज भारतीय बाजारों पर और क्या तैयारी होनी चाहिए? अमेरिकी बाजार में कल दूसरे दिन टेक स्टॉक्स में गिरावट देखी हमने। उसका कारण भी ये था कि एंट्रोपिक जो स्टार्टअप था, जो अपना एआई एंटरप्राइज एआई लेकर आया है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्शन एक्सपेक्टेड है। पर वो जो डिस्ट्रप्शन है वो आज के डेट में एंटरप्राइज लेवल पे है और वहाँ पर इंडियन आईटी का उतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिस तरह से वो एआई केसेस लेकर आ रहे हैं इस बार जो उन्होंने किया वो लीगल सेगमेंट के लिए है। वहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी कंपनीज जो वहाँ पर उस एरिया पे काम करती है उनमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जैसे थॉमसन रॉयटर्स है या बाकी कंपनीज हैं जो लीगल सेगमेंट में काफ़ी काम करती हैं, वो उनको इम्पैक्ट हुआ है। बट अगर हम उसका असर हम इंडियन मार्केट में देखें तो कल हमने भारतीय मार्केट में भी गिरावट देखी। निफ्टी आईटी नीचे था, 5.5% नीचे गिरा, सारे टेक स्टॉक गिरे थे। बट अगर हम आज के डेट में देखें तो जिस तरह से ऑर्डर्स मिल रहे हैं आईटी कंपनीज को, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। बट ये एक चेतावनी है आईटी कंपनीज के लिए कि उनको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एआई प्रोडक्ट्स में और एआई में। आज के डेट में क्या है कि वो ऑर्डर आता है, ऑर्डर को एआई से लपेट के वो दे देते हैं। पर ये जो एक्चुअल एआई है जिसमें आप एलएलएम मॉडल्स लाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं, उसमें अब इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी इंडियन आईटी कंपनीज़ को। और वही एक चीज़ है जो आईटी कंपनीज़ की वैल्यूएशन सस्टेन करेगी। हमने देखा है कि इनिशियल जो आ रहा है वो टाइम एंड वर्क फ्लो इकोनॉमिक्स जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। टाइम इसलिए जो चीज़ करने में या जिस चीज़ को इंटीग्रेट करने में सालों लगते थे अब वो कुछ हफ्तों में हो जाता है। तो आईटी कंपनीज़ को जो सालों का ऑर्डर होता है तो वो कंप्रेस हो जाएगा। वर्क फ्लो इसलिए क्योंकि जो पहले हम वेरियस डिपार्टमेंट से डेटा आता था, फिर
उसको कोलेक्ट करते थे और फिर उसको इंटीग्रेट करते थे, वो अब बहुत जल्दी हो जाएगा, वर्कफ्लो एंड टू एंड हो जाएगा। तो आप प्लग इन करेंगे एक मॉडल को, डेटा आएगा और एक साथ आपको एनालिसिस करके दे देगा। तो वो वर्कफ्लो डिस्ट्रप्शन भी हो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आईटी कंपनीज को देखना कि वो अपने ऑर्डर्स में ये कैसे लेकर आए। ऐसी बात नहीं है कि इंडियन आईटी कंपनीज के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है एआई की काफ़ी ऑर्डर्स भी हैं, बट हमने अभी तक कमेंट्री नहीं सुनी है उस तरह की कि हमारे पास अब एआई मॉडल है जो हम बेच सकते हैं, जिसको हम वेरियस कंपनीज में कर सकते हैं। कुछ कंपनीज कर रही हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे टीसीएस ने हेल्थ केयर में किया हुआ है, जहाँ पर वो क्लिनिकल ट्रायल्स में हेल्प कर रही हैं, मॉलिक्यूल डेवलप करने में हेल्प कर रही हैं एआई के थ्रू, वो सब हो रहा है। बट इसके अलावा जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें देखना पड़ेगा आईटी कंपनीज़ के लिए। और इंडियन आईटी कंपनीज़ के लिए ये एक चेतावनी भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी भी है और मैन पावर भी है जो कर सकता है। और वो उसके चलते इंडियन आईटी मार्केट में या आईटी मार्केट्स में जो है आईटी कंपनीज थोड़ी सी स्लो रहेंगी, प्रेशर जरूर रहेगा उस पर। कल हमने बिकवाली देखी, अगर हम कल का डिलीवरी स्टैट्स देखें तो सबसे ऊपर इन्फोसिस था, फिर टीसीएस था, जिसमें सबसे ज़्यादा बिकवाली देखी। दोनों स्टॉक 7% नीचे गिरे थे कल। तो आईटी स्टॉक्स में अभी भी गिरावट देखने को मिलेगी। आईटी अर्निंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अर्निंग्स फ्लैट रहे हैं, उम्मीद के बराबर रहे हैं, ये थोड़े से ऊपर हैं ऊपर, पर उसके उनके लिए क्वेश्चन भी था कि आपका रुपी डिप्रिसिएशन भी उनको मदद किया थोड़ा बहुत उनके एबिट मार्जिन को एक्सपैंड करने में वगैरह में। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो आईटी सेक्टर को आप ध्यान से देखिएगा, आईटी कंपनीज इसको कैसे नेविगेट करती हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रेशर रहेगा आईटी कंपनीज में। और निफ्टी आईटी को अगर हम देखें तो निफ्टी के मुकाबले वो 24% अंडर परफॉर्म किया है। तो वो भी एक कारण है जो आईटी में प्रेशर रहने का। बिल्कुल। सर, एक जो एफआईआईस का आंकड़ा है वो काफी छोटा दिखा, खरीदारी का है हालांकि आंकड़ा, लेकिन वो खरीदारी का जो आंकड़ा है वो छोटा दिखा। डीआईआईस हालांकि नेट बाइंग कर रहे हैं, ऐसे में बाजार का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? देखिए, ग्रॉस बाइस एंड ग्रॉस सेल का फिगर अच्छा है। कल मार्केट फ्लैट ही रहा, एक तरह से हम देखें तो 25,780 के आसपास रहा। और निफ्टी बैंक भी 60,000 के ऊपर रहा, 60,200 के ऊपर जाके ऊपर बंद हुआ। वो मार्केट साइडवेज है। वहाँ पर एक तरह से आईटी स्टॉक्स के में जो गिरावट आई थी उसकी वजह से थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव रहा। इंडिया यूएस ट्रेड डील का जो इम्पैक्ट है आईटी सर्विसेज में उतना नहीं है, बट ये जो आपका जो एंट्रोपिक है या पैलंटीर का जो ये दोनों आईएआई कंपनीज हैं, इन दोनों के जो कमेंट्रीज आ रही हैं उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ है एक आईटी कंपनीज में अभी कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक ये हमेशा रहेगा। लोग इसको डीप सीक 2.0 मोमेंट भी कह रहे हैं। पहला डीप सीक मोमेंट था जहाँ पर एआई कंपनीज को इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, बाकी सारे कंपनीज हैं उनको हुआ। ये जो है डीप सीक 2.0 मोमेंट ऐसा लग रहा है कि आईटी सर्विसेज कंपनीज को इम्पैक्ट होगा। तो इतने इमीजिएटली नहीं होने वाला है, क्योंकि ये सब मॉडल्स डेवलप करने में काफ़ी महीने और क्वार्टर्स लग जाते हैं। बट हमको एक डायरेक्शन दिख रहा है कि इस डायरेक्शन में आईटी कंपनीज को करना पड़ेगा। और हमने देखा कि पिछले एक क्वार्टर में आईटी कंपनीज जो हैं अपनी एआई ऑर्डर्स बता रही हैं और बोल रही हैं कि इतने हैं इनके एआई ऑर्डर्स हैं और ये काम कर रहे हैं। तो वो भी एक चीज़ है जो जिस पर एक नज़र रखिएगा कि कैसे आईटी कंपनीज यहाँ से करेंगी। हाँ, प्राइसिंग प्रेशर रहेगा आईटी कंपनीज में, तो आप ध्यान से रखिएगा। बायबैक में कुछ चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आईटी कंपनीज बायबैक भी अनाउंस कर सकती हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके आईटी कंपनीज में। सजी सर, अगर हम आईटी को छोड़ दें तो एक्सेप्ट आईटी कल मार्केट का मूड उतना खराब रहा नहीं। ब्रॉडर मार्केट से हमने देखे कि संकेत ठीक ठाक ही थे, क्योंकि 933 शेयर गिरे तो उसके मुकाबले 2000 से ज्यादा शेयर एनएसई पर चढ़े थे। अब आईटी का वेटेज इतना अच्छा खासा है निफ्टी में कि वो गिरावट तो आनी थी। आज के लिए आपकी तरफ से स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर, कंसिडरिंग ऑल एफएनक्यूज? देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का अगर हम देखें तो कल तो ब्रॉड वो रहा।
अगर हम देखें तो कॉल राइटिंग 25,800 पे था और आपका पुट राइटिंग जो था 25,600 25,700 पे था। तो थोड़ा सा बेस तो है हमारे पास अभी आज के डेट में। हमारा मार्केट जो है 26,000 की तरफ नहीं जा रहा है और इस रेंज में रह रहा है। अगर हम निफ्टी का देखें तो सपोर्ट 25,500 और 25,800 और 26,000 के बीच में रेंज रहने की उम्मीद है। और आज वैसे भी देखा जाए तो सेंसेक्स ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो थोड़ी बहुत फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। बट लॉन्ग पोजीशंस बढ़ रहे हैं मार्केट में। एफआईएस जो हैं अपने थोड़े से शॉर्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। लॉन्ग ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट एफआईएस का गिरा है, जबकि निफ्टी बैंक में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं और ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। और ओवरऑल अगर हम देखें तो एफआईएस के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं अब लगभग 19% के आसपास हो गए हैं। तो अगर आप देखें कि पिछले एक हफ्ते में कैसे सेंटिमेंट टर्न हो गया है, 10-11% वाला जो लॉन्ग पोजीशंस थे अब लगभग 19% हो गए हैं। तो इन्वेस्टर्स लॉन्ग पोजीशंस ले रहे हैं। मार्केट एक तरह से एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट में है। अगर पॉलिटिक्स स्टेबल रहता है, हर सेक्टर में कोई न्यूज़ सही तरह से आता है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर बढ़े। बट एक तरह से सारे जो कि जिसको कहते हैं स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, वो अलाइनमेंट हो रही है। अर्निंग्स ठीक ठाक रही है। इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हो गया है, अभी डिटेल्स आने बाकी हैं। और इसके साथ साथ जियोपॉलिटिक्स में यूएस चाइना का भी रिलेशनशिप बेटर हो रहा है। ईरान टेबल पे आ गया है न्यूक्लियर डील को लेके। ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं। गोल्ड वापस 5,000 के ऊपर चला गया और सिल्वर 90 के आसपास आ गया है। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो एक नज़र रखिएगा मार्केट पे कि कितना कैसे ये मार्केट परफॉर्म कर रहा है। और लॉन्ग पोजीशंस ऊपर आने का मतलब ये है कि एक तरह से ट्रेंड रिवर्सल की बात इंडिकेशन भी हो रही है एफआईएस की तरफ से। बिल्कुल सर, ओवरऑल आईटी के लिए अगर बात करें तो कॉग्निजेंट के नतीजे भी काफ़ी अहम होते हैं। तो कॉग्निजेंट के कल नतीजे आए, अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। गाइडेंस और रिजल्ट्स को देखते हुए अब आखिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? देखिए, रेवेन्यूज जो थे $5.3 बिलियन के थे। सीसी ग्रोथ देखें तो 3.8% वाई था उसका। अगर हम कोग्निजेंट के नंबर्स को हम इसलिए इस तरह से देखते हैं कि एक्सेंचर के नंबर आईटी अर्निंग्स के पहले आते हैं और कॉग्निजेंट के आईटी अर्निंग्स के बाद आते हैं। तो ये इन दोनों के बीच में हमारे इंडियन आईटी अर्निंग्स आ जाते हैं। तो एक आउटलुक हमको पता चल जाता है कि कैसे हो रहा है। एक्सेंचर बताता है कि कैसे आ सकता है और कॉग्निजेंट बताता है कि आगे क्या होगा। तो कॉग्निजेंट के अगर हम देखें नंबर, तो CY26 की जो ग्रोथ है वो 4 से 6% के बारे में बोल रहे हैं वो, और वो भी सीसी रेवेन्यू में। और उनके इनऑर्गेनिक ग्रोथ के साथ है वो 406% का ग्रोथ। अगर हम उसमें से इनऑर्गेनिक हटा दे तो लगभग 3 से 4% का ग्रोथ देख रहे हैं। तो आपको लगेगा कि इंडियन आईटी भी शायद इसी रेंज में रहेगा, 3 से 4% डॉलर ग्रोथ में रहेगा आगे जाके। उन्होंने अपनी एबिटा मार्जिन मेंटेन किए हुए हैं। वो इसका मतलब ये है कि हमारे आईटी कंपनीज के एबिटा मार्जिन भी मेंटेन रहेंगे अगर अनलेस कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आता है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, Q1 में उनके लिए Q1 है और इंडियन आईटी कंपनीज के लिए Q4 है। तो वहाँ पर उन्होंने बोला है कि 2.7 से 4.2% का QQ CC रेवेन्यू ग्रोथ है। अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि आईटी कंपनीज कैसे कर रहे हैं। कुछ आईटी कंपनीज ने ऑलरेडी बोला है कि हमारा Q4 अच्छा होने वाला है, तो वो एक पॉजिटिव रब ऑफ रहेगा आईटी कंपनीज के लिए। बट ओवरऑल जो आज की डेट में हम देखें तो NSE आईटी इंडेक्स जो है वो 24% अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी के। तो और ये अभी रीसेंट चैलेंजेस जो AI चैलेंजेस आए हैं या इम्पैक्ट जो आया है उसकी वजह से भी एक असर रहेगा इस मार्केट पे। आखिर में सजीद सर, एक बार ट्रेंड को लेकर भी आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि हमने देखा था कि जब क्वार्टरली इनके अपडेट्स आए थे ट्रेंड की तो शेयर लगातार गिरावट का शिकार हो रहा था। और 2 दिन पहले ही हमने देखा था कि इसने 52 वीक का लो बनाया, लेकिन पिछले 2 सत्र से स्ट्रांग रिबाउंड है, तो शेयर हल्का भी था। और जो नंबर्स आए हैं काफ़ी उन्होंने अपने ठीक ठाक दिए हैं। मुनाफे में या फिर आय में अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी है। मार्जिन में उन्होंने एक्सपेंड किया है, 20% के ऊपर का मार्जिन है। क्या रणनीति होनी चाहिए? 4,000 रुपए के ऊपर शेयर लौट के आ तो गया ये।
देखिए ट्रेंड के नतीजे मजबूत हैं। एबिटा मार्जिन जो थे 20.4% थे। एबिटा ग्रोथ भी अच्छा था 27%। आपका पैट ग्रोथ 40% था। रेवेन्यू 16% बढ़ा, तो अच्छे ग्रॉस मार्जिन भी इम्प्रूव हुए हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो जो पैट का इंक्रीज़ है वो एक डिविडेंड की वजह से उम्मीद ये कर रहे हैं लो स्ट्रीट की। ज़ारा जो उनका बड़ा फ्लैगशिप स्टोर है वहाँ से डिविडेंड आया है 150 करोड़ का कुछ, तो वो डिविडेंड जो है इसमें दिख रहा है। दूसरा जो है लाइक फॉर लाइक ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। तो स्टोर एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से ग्रोथ हुआ है, पर लाइक टू लाइक स्टोर ग्रोथ जो है वो थोड़े से नेगेटिव है। थोड़े से लोग अभी भी थोड़े से कन्विंस नहीं हैं इसके ग्रोथ को लेके। इन्होंने डिलीवरी किया था, हमने देखा कि ट्रेंड ने जब अपने नंबर्स अपडेट बताए थे तो बाज़ार थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ था। तो ये ट्रेंड को अभी अपने ग्रोथ को रीबैलेंस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक नए ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनाने में। हमको आदत है ट्रेंड 40-50% ग्रो करने की, अभी ट्रेंड बोल रहा है 20-25% ग्रो करेगा। तो वो देखना ज़रूरी है कि ट्रेंड कैसे इस ट्रेजेक्टरी को मेंटेन करता है। अदरवाइज नंबर्स डिसेंट थे। पैड ग्रोथ अदर इनकम लेड था और टॉप लाइन और एबिटा मार्जिन्स भी ठीक थे। ठीक है संजीत सर, बहुत शुक्रिया आज सुबह सुबह समय देने के लिए और तमाम अहम मुद्दों पर अपने व्यू शेयर करने के लिए और हमारे जो दर्शक हैं उनकी हैंड होल्डिंग करने के लिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स की तरफ बढ़ेंगे और उनसे भी समझ लेते हैं कि बाजार उनको कैसा लग रहा है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट के अंशुल जैन हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंशुल जी, कुणाल जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। कुणाल जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे। इंडेक्स पर एक व्यू दीजिए। कल हमने देखा कि आईटी शेयरों की बिकवाली के चलते जो निफ्टी बैंक के जो गेंस रहे वो काफी ज्यादा हमने लिमिटेड होते हुए देखे हैं। आज के लिए क्या रणनीति आप सुझाएंगे, क्योंकि कल 50 अंकों की हल्की तेजी निफ्टी में रही है। आज जो ग्लोबल जो संकेत हैं बाजार के लिए उतने फेवरेबल लग नहीं रहे। कुणाल जी, आपसे चाहिए व्यू सर इंडेक्स पर। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। कल इंडेक्स की बात करें तो अच्छी खासी मोमेंटम हमें इंडेक्स में देखने को मिली एंड निफ्टी ने कल भी एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें दिखाई। 25,775 के अराउंड का मोमेंटम निफ्टी ने हमें दिखाया एंड टाइमिंग के लिए काफी अच्छा सपोर्ट आप 25,500 के अराउंड पकड़ सकते हो। 25,500 के अराउंड का पहला भी सपोर्ट दिया था, वहां से एक अच्छी खासी मोमेंटम निफ्टी ने हमें दिखाई दी। तो 25,500 का एक अच्छा खासा सपोर्ट निफ्टी ने अभी फिलहाल होल्ड करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट होल्ड कर जाता है तो फिर ऊपरी लेवल पे 26,400 26,500 तक के लेवल ओपन है एंड टाइमिंग के जो रेजिस्टेंस आएगा अभिषेक जी वो आएगा 25,950। सो आप ये कह सकते हो कि 25,500 से लेकर 25,50 के बीच में ही निफ्टी जो है वो अपनी मोमेंटम हमें दिखा सकता है। आइदर साइड का ब्रेकआउट जो है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निफ्टी को लेके जा सकता है। सो नजरिया फिलहाल जो है वो रेंज बाउंड डायरेक्ट का ही है। ठीक है, नजरिया रेंज बाउंड रहने की ही है निफ्टी को लेकर। और जो कुणाल जी बता रहे हैं कि 25,500 एक बढ़िया सपोर्ट लेवल है। अगर हम 20 डीएमए के अगर लेवल की बात करें तो वो ही 25,480 के आसपास का है। तो वहां पर निश्चित तौर पर एक स्ट्रांग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए स्टॉक्स पर बातचीत करते हैं और ये समझते हैं कि आज के सत्र में आपके लिए ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। ये आईटी ने मामला डिसरप्ट कर दिया, थोड़ा सा विघ्न डाल दिया, अदरवाइज बाजार का मूड निश्चित तौर पर यहाँ से अच्छा और ज़्यादा होता। और जो हमने 26,300 अचीव कर लिया था परसों के सत्र में ही, शायद उसकी बातचीत हम फिर से करते। लेकिन ठीक है, बाजार का तो दस्तूर ही है। अंशुल जी, आप बताइए कि स्टॉक्स कौन से आपके फोकस में हैं और कहाँ पर अच्छा ट्रेड बन रहा है। अभिषेक सर नमस्कार, विकास जी को भी नमस्कार, कुणाल भाई को भी नमस्कार। देखिए अभिषेक जी, आप थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड जो लग रहा है कि 26,000 नहीं टच हो पा रहा है या हम टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं थोड़ा सा उसको सपोर्ट दे देता हूँ। कुणाल भाई ने जैसा कहा कि साइडवेज रहेगा, तो साइडवेज रहने के लिए इंडेक्स मैनेज करना होगा। आईटी में अभी भी 4% की और गिरावट के बाद सपोर्ट मिलेगा, तो सामने सपोर्ट करने के लिए या इंडेक्स मैनेज करने के लिए बैंकिंग और कुछ हद तक मेटल्स को सपोर्ट करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत ऑटो से आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी, बट मेजॉरिटी बाइंग आपको बैंक निफ्टी और बैंक से देखने के लिए मिलेगी और वहीं पे ब्रेकआउट भी दिख रहे हैं। तो दोनों स्टॉक आपके बैंकिंग सेक्टर से ही रहेंगे। पहला रहेगा आईडीबीआई बैंक,
आईडीबीआई बैंक कल भी हमने डिस्कस किया था कि 722 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया है। एक अटेम्प्ट फेल हुआ था और सेकंड अटेम्प्ट में फाइनली कल ब्रेकआउट बना है। 89 की कल एक्सक्लूसिव न्यूज भी थी, उसमें भी फॉलो थ्रू बाइंग एक्शन मिला है। कल ऑलमोस्ट 381% वॉल्यूम राइज था अगेंस्ट 50 डे एवरेज वॉल्यूम। तो आईडीबीआई 109 रुपए में बाई करके चलना है, 105 रुपए का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 115 रुपए का इमीडिएट टारगेट रहेगा। दूसरा स्टॉक सिमिलर इसी सेक्टर से रहेगा, इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक पे मैं बहुत समय से बुलिश हूँ, वापस से एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी है। बड़े स्ट्रक्चर के अंदर छोटा ट्रेड बन रहा है, तो अगर छोटा ट्रेड लेना है तो इंडसइंड बैंक में 918 रुपए के आसपास बाइंग करना है, 905 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 940 रुपए का टारगेट रहेगा। क्योंकि इंडसइंड में थोड़ी सी बड़ी अपमूव दिख रही है, अगर 3 से 4 महीने रखते हैं लगभग 1080 रुपए के आसपास तक की अपमूव है, तो इस तरह के छोटे छोटे ट्रेड्स हम उसमें करते रहेंगे। कुल तो ये दो कॉल्स अंशुल जी की तरफ से है। पहला आपकी स्क्रीन पर इंडसइंड बैंक दिख रहा है, 905 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, 940 का आपको रखना है टारगेट। दूसरी पिक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जो अंशुल जैन जी ने आज के ट्रेड के लिए आपको सजेस्ट की है, वो पिक भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी और वो आप देख सकते हैं। आईडीबीआई बैंक को लेकर उन्होंने पिक दी है, 105 का स्टॉप लॉस, 115 का टारगेट उन्होंने दिया है। ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर थी, कल ही हमने आपको बताया था ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर आईडीबीआई बैंक के ऊपर, तो उसका भी असर देखने को मिला था। कल 6-7% की तेजी कल भी यहाँ पे देखने को मिली थी। चलिए एक काम करते हैं, कुणाल जी से भी उनकी टॉपिक ले लेते हैं। कुणाल जी, आज ट्रेड को लेकर क्या मौके आप सजेस्ट कर रहे हैं? कल दो स्टॉक है जहां पे मुझे एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। सबसे पहला जो स्टॉक है जहां पे एक अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिल सकती है, उसका नाम है एनएमडीसी। एक बहुत ही बढ़िया रैली कल के दिन में देखने को मिली है एंड मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये रैली फर्दर एक्सपांड हो सकती है। बाय करके चलने की सलाह रहेगी। 85.70 के अराउंड का क्लोजिंग है, आप खरीदारी करके चलिए 81 के एसएल के साथ। 90 और 95.50 ये दो टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो एबीएफआरएल है, एक अच्छा खासा लेवल पे बाउंस हुआ है स्टॉक और मोमेंटम जो है वो काफी अच्छी बिल्डअप हुई है। अब ये इंट्राडे के लिहाज से या ट्रेडिंग के लिहाज से भी ये थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिहाज से है। 68.85 ये 68.85 का सीएमपी है, खरीदारी करके चले। 63 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 74 से लेके 81 तक के अल्टीमेट टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सो जो व्यू है एनडीसी एबीएफआरएल दोनों में आप पॉजिटिव साइड है, दोनों यहाँ से खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। वो कॉल कुणाल जी की तरफ से भी पहली आपकी स्क्रीन पर है, एबीएफआरएल यानी आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। 74 और 81 रुपए का टारगेट आपको रखना है, 63 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। दूसरी कॉल आपकी एनएमडीसी स्क्रीन पर है, स्टॉप लॉस आपको 81 का मेंटेन करना है और 90 और 95 के दो टारगेट आपको रखने हैं। 85 के आसपास ये भी शेयर चल रहा है फिलहाल, ये आपको ध्यान रखना है। 63 का स्टॉप लॉस एबीएफआरएल के अंदर आपको ये नोट कर लेने सारी चीजें। तो ये दो कॉल्स हैं। उसके अलावा अंशुल जी ने दो कॉल दी, आईडीबीआई के ऊपर उन्होंने एक कॉल दी, तो आपको ये सारे 4 कॉल्स आपको ध्यान रखने हैं आज की ट्रेडिंग के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ खबरों वाले शेयरों पे रुख कर लेते हैं। खबरों वाले शेयर आपको बताते हैं जहां पे कल मार्केट बंद होने के बाद खबरें आई और आज उनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। तो मिताली हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मिताली, क्या खबरों वाले शेयर आपने चुने हैं आज के हिसाब से जो मार्केट में आज एक्शन दिखा सकते हैं? कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आई, कौन से नतीजे आए? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप ट्रेंड पे रखिएगा नज़र। कल बाजार और उनके बाद जब खबर रिजल्ट्स आए तो रेवेन्यू में करीबन 16% का इजाफा देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें, एबिटा मार्जिन्स की, तो वहाँ पे भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 18.6% से बढ़कर 20.4% पे आंकड़ा आता हुआ नज़र आया है। लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वहाँ पे अदर इनकम से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ का जो 51 करोड़ का फिगर था वो बढ़कर 153 करोड़ हो गया, यानी 3 गुना बढ़ोतरी अदर इनकम में देखने को मिली है। साथ ही लेबर कोड का इम्पैक्ट की बात करें तो वहाँ पे 25.8 करोड़ का फिगर कंपनी ने बताया है और मैनेजमेंट का कहना है कि कस्टमर्स का जो सेंटिमेंट्स है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट उनको ग्रेजुअली इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही JSW सीमेंट के भी नतीजे आते हुए नज़र आए और रिजल्ट्स जो है वो अबव एस्टिमेट्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 13% का उछाल देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो स्टेडी देखने को मिली और इम्प्रूव्ड मार्केट ट्रैक्शन भी यहाँ पे है जिसके कारण रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 92% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने और एबिटा पर टन डिक्लाइन होता हुआ नजर आया है क्वार्टर दर क्वार्टर, क्योंकि सॉफ्टवेयर रियलाइजेशंस हुई थी इस क्वार्टर में। टाटा पावर की बात करें तो वीकर साइड पे देखने को मिले रिजल्ट्स। रेवेन्यू करीबन
9% गिरा, बिलो एस्टिमेट्स थे ये रिजल्ट्स। और एबिटा भी यहाँ पे साल दर साल आप देखें तो 9% से गिरता हुआ नज़र आ रहा है। मेट्रोपोलिस ने भी अपने नतीजे जारी किए, नंबर्स मिक्स साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 26% का उछाल आया है। एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 22.3% से बढ़कर अब 23.4% पे नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी ये जो एस्टिमेट्स थे 24.2% उससे कम ही है। एनएचपीसी की बात करें तो काफ़ी वीक साइड पे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में 3% की ग्रोथ आई है, लेकिन एबिटा मार्जिन की आप बात करें तो वो 44% से गिरकर 9.5% पे रजिस्टर होता हुआ नज़र आया है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे वीकर साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू करीबन 12% गिरा है साल दर साल बेसिस, एबिटा 2% गिरा है और एबिटा मार्जिन्स में करीबन 210 बेसिस पॉइंट्स का उछाल भी कंपनी ने दिखाया है। इसके बाद अब एप्टिस वैल्यू को आज ध्यान में रखिएगा, कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो वहाँ पे करीबन 12% का उछाल देखने को मिला है। वही प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे आप देखिए तो पैट में 24% की ग्रोथ कंपनी ने इस क्वार्टर में रजिस्टर करी है। स्वान डिफेंस के भी नतीजे आए और नंबर्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं। जो इनका लॉस है वो अब कम होता हुआ नजर आया है। पहले जो 53 करोड़ का लॉस था वो घटकर अब 33 करोड़ का हो गया है। साथ ही यहाँ पे 38% की सालाना दर पे आप लॉस में देखें तो कमी आती हुई नज़र आ रही है। आर्कियन केमिकल्स की बात करें तो नंबर्स उनके वीकर साइड पे थे तीसरी तिमाही के, और रेवेन्यू में करीबन 5% का उछाल आया, लेकिन स्ट्रीट्स जो यहाँ पे अनुमान लगा रहा था उससे ये नीचे ही है। एबिटा जो है इनका 32% से गिरता हुआ नज़र आया साल दर साल बेसिस, और एबिटा मार्जिन्स भी 33% से अब लुढ़क कर 21% पे नज़र आ रहे हैं। कमेंस इंडिया की बात करें तो नंबर्स यहाँ पे मिक्स साइड पे देखने को मिल रहे हैं। रिजल्ट्स रेवेन्यू में करीबन 1.3% का डाउनफॉल दिखाया है और एबिटा 6% से बढ़ता हुआ नजर आया। एबिटा मार्जिन्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखाया, 19.3% से बढ़कर 20.8% पे रजिस्टर होता हुआ नजर आया। लास्टली सात्विक ग्रीन एनर्जी के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू में करीबन 142% का जंप आया है कंपनी के रिजल्ट्स में, और एबिटा की बात करें तो वहाँ पे 125% का उछाल साल दर साल कंपनी ने रजिस्टर किया है। तो ये कुछ नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद हमारे सामने आए। तो ये थे वो नतीजे जो बाजार बंद होने के बाद आए और आज आपको यहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। इन सारे नतीजों पर हम राय भी लेंगे एक एक करके हमारे मेहमानों से, लेकिन एक काम करते हैं, कुछ खबरों वाले शेयर भी हैं नतीजों के अलावा, कुछ खबरों वाले शेयर भी हैं जो मिताली के पास है। मिताली, कौन से वो खबरों वाले शेयर हैं जो आप लेकर आई हैं आज? जी, सबसे पहले आज आप अपना फोकस बनाए रखिएगा मैरिको पे। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 60% का जो स्टेक है वो एक्वायर करने वाली है एक फंक्शनल वेलनेस ब्रांड में जिसका नाम है कॉस्मिक्स, और डील का साइज़ करीबन 226 करोड़ के आसपास रहने वाला है। इसके बाद कंपनी अपना जो प्रोटीन और यहाँ पे प्रीमियम न्यूट्रिशन सेक्टर है वहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन कंपनी ने यहाँ पे ऐलान करी है। इसके साथ ही दूसरा स्टॉक जो आपको रखना चाहिए फोकस पे वो है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड। कंपनी को एक नया ऑर्डर मिला है करीबन 158 करोड़ का, और इस ऑर्डर के मिलने के बाद जो उनकी टोटल ऑर्डर साइज़ हो गई है वो पहुंच गई है 2590 करोड़ के आसपास। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। यहाँ से भी एक पॉजिटिव ट्रिगर आता हुआ नज़र आ रहा है। इनका जो बोर्ड है उन्होंने चाइल्ड आर्म को क्लियरेंस दे दी है लिथियम और कॉपर के लिए। साथ ही 3133 करोड़ के आसपास का इक्विटी इन्फ्यूजन यहाँ पे अप्रूवल मिल चुका है, और ये इन्फ्यूजन 50-50 के जेवी में होने वाला है। डीवीसी के साथ ये जेवी बनने वाली है, और ये जो सारा पैसा ही डेवलपमेंट और थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में यूज़ होने वाला है, जिसका कॉस्ट बताया जा रहा है करीबन 21,000 करोड़ के आसपास। साथ ही आप वारी एनर्जीज़ को भी रखिएगा जो अपने फोकस में। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर सामने आ रहा है। इनकी जो यूएस बेस्ड सब्सिडरी है उन्होंने एक इंटरनेशनल ऑर्डर सिक्योर किया है करीबन 150 मेगावाट सोलर मॉड्यूल्स का, और यहाँ पे जो डिलीवरी शेड्यूल करी गई है 2026 से 2027 के बीच में ये डिलीवरेबल्स देने होंगे। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट को भी रखिएगा अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इनकी जो SPV है उन्होंने कंसेशन अग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया है NHAI के साथ, जहां उन्हें अपफ्रंट फीस मिली है करीबन 3100 करोड़ रुपए। कुछ 18 प्रोजेक्ट्स है जो यहाँ पे काम करना होगा, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 20 साल के दरमियान पूरा फैला हुआ है। NSDL की बात करें तो यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। आज इनकी 75% का जो इक्विटी है उसका लॉक इन खुलने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर शॉर्ट टर्म में आता हुआ नज़र आ सकता है कंपनी के इस काउंटर पे।
पीवी फिनटेक की बात करें तो न्यूट्रल खबर है। कंपनी की बोर्ड की आज बैठक होने वाली है जिसमें वो फंड रेजिंग की मंजूरी के लिए बात करेंगे। फंड रेजिंग QIP के द्वारा होने का उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था। पिरामल फार्मा की बात करें तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर है। कंपनी को एक नोटिस मिला है कल 3 फरवरी को गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, जहां उन्होंने कुछ पॉलिसीज़ का उल्लंघन किया है जो कि उनके दहेज गुजरात प्लांट में एस्टैब्लिश हैं, वहां से ये उल्लंघन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए ऑपरेशन इस प्लांट पे बंद कर दिए गए हैं। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स उनको रखना चाहिए अपने फोकस पे आज। बिल्कुल, लिस्ट काफी लंबी थी और काफी सारी खबरों वाले शेयर आज मिताली चुनकर लाई। बहुत शुक्रिया मिताली आपका इन सारी खबरों वाली शेयरों को हमारे व्यूअर्स के लिए सामने रखने के लिए और नतीजे बताने के लिए। चलिए अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारे मेहमानों से पूछेंगे कि इन खबरों वाले शेयरों पर आपको क्या करना है, कहाँ खरीदारी करनी है, कहाँ बिकवाली करनी है। तमाम ट्रेडिंग कॉल्स भी लेकर आएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक पहले। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। तो नतीजे बहुत सारे हैं, खबरें ढेर सारी हैं और फटाफट चलिए सब पर राय लेते हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नतीजों को या फिर खबरों को हम कवर कर सके अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से। टाटा पावर के नतीजों से शुरुआत करते हैं अंशुल जी, और आपसे व्यू चाहिए। नंबर्स इसके थोड़े वीक ही लग रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट तो करीब करीब ½ % बढ़ा है, लेकिन रेवेन्यू में करीब करीब 10% के आसपास की गिरावट है। मार्जिन हम देखने की फ्लैट है। हालांकि इनका जो रिन्यूएबल वाला जो सेगमेंट है वहां पर प्रॉफिट में करीब 150% के आसपास का उछाल है, लेकिन कुल मिलाजुला के वीकर साइड पर नंबर्स हैं। लोअर लेवल से स्टॉक रिकवर करने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन आज गिरावट का शिकार होगा। राय आपकी शेयर को लेकर? सर ब्रॉडली एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है सिंस 17 फरवरी 2025। रेंज का लोअर एंड 324 है, रेंज का अपर एंड 416 है। इसी रेंज में प्रोबेबली और 4-6 महीने ट्रेड करते हुए दिखेगा। मिड ऑफ द रेंज 368 एक रेजिस्टेंस है, वहीं पे आके अटका हुआ है, तो कोई बड़ा रिएक्शन आते हुए नहीं दिख रहा है। बाइंग करना है तो रेंज के लोअर एंड 325 के आसपास कीजिए। शॉर्टिंग करनी है तो रेंज के अपर एंड 416 के आसपास करना चाहिए। बिल्कुल मिड ऑफ द रेंज है, तो रिस्क रिवॉर्ड एज सच ट्रेड पे मैच नहीं करेगा और वैसे भी इतना रेंज बाउंड एक्शन है कि ट्रेड इसमें बन नहीं रहा है। ठीक है, ट्रेड इसमें बन नहीं रहा है। टाटा पावर को आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। पीबी फिनटेक यानी कि पॉलिसी बाजार आज ये भी फोकस में रहेगा, और जैसा कि हमारी सहयोगी मिताली बता रही थी कि QIP के जरिए फंड जुटाने को लेकर बोर्ड बैठक है। हालांकि इसके पहले हमने देखा था कि शेयर भारी बिकवाली का शिकार हुआ था अच्छे नतीजों के बावजूद, क्योंकि बाजार को कहीं ना कहीं ये एक आशंका है कि शायद कोई महंगे प्राइसी वैल्यूएशन पर कंपनी कोई एक्विजिशन करे। 2100 करोड़ रुपए के आसपास का कैश बैलेंस तो है, लेकिन राय आपकी कुणाल जी? पीवी फिनटेक ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लगातार गिर रहा है ये। वेल, पीवी फिनटेक की बात करें जो मोमेंटम पीवी फिनटेक में फिलहाल देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1440 के अराउंड 1.5% कल स्टॉक लोअर लेवल पे क्लोज हुआ। एंड आने वाले दिनों में जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम स्टॉक में जो वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जो मेजर सपोर्ट था 1630 के नीचे स्टॉक सस्टेन हुआ है। लाइकली चांसेस है स्टॉक नीचे 1320 तक के भी लेवल हमें दिखा सकता है। 1320 काफी अच्छा सपोर्ट है, पहले भी 1320 का सपोर्ट देके काउंटर ने ऊपरी लेवल पे 1900 तक के हाई दिखाए थे। सो फिलहाल थोड़ा वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह रहेगी इस काउंटर में। ठीक है, पीवी फिनटेक में भी वेट एंड वॉच की सलाह है। आप एक बार गिफ्ट निफ्टी को भी साथ साथ देखते रहिएगा क्योंकि वहां पर ना गिरावट थोड़ी सी और बढ़ रही है। अब 55 अंकों के आसपास की नरमी हो गई है। एक और कंपनी जिसको बजट के ऐलानों से भी बेनिफिट मिला और शेयर चल भी रहा था, वॉरी एनर्जीज। कल हमने देखा कि हल्की फुल्की प्रॉफिट टेकिंग आई, लेकिन एक अच्छी खबर आई शाम होते होते, वो ये कि अमेरिका की सब्सिडरी को सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर इनको मिला है। वॉरी एनर्जीज अच्छे मोमेंटम में स्टॉक है अंशुल जी, और चलेगा ये, ट्रेड लेना है? अक्षय जी, ये स्टॉक आपने बजट के दिन भी आइडेंटिफाई किया था, उस दिन भी हमने डिस्कस किया था कि 2828 ये लेवल निकलता है तो 3116 तक आएगा। उस जोन में कंसोलिडेशन होगी और कंसोलिडेशन के बाद नेक्स्ट लेग के टारगेट 3445 दिखेंगे। 2 दिन हो गया इस रेंज में कंसोलिडेट करते हुए। अच्छी न्यूज के सारे, अगर ब्रेकआउट बनता है 3120 के ऊपर तो इमीडिएटली बाय करना चाहिए 3445 के लिए, और अगर नहीं बनता है तो 2-3 दिन कंसोलिडेशन और रहेगी। मूविंग एवरेज 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा, उसके बाद ब्रेकआउट बनेगा। तो मोर देन 90% चांस है
कि ये 3120 के ऊपर ब्रेकआउट लेके 3445 तक जाएगा। वो आज ही ब्रेकआउट आएगा या 2-3 दिन और कंसोलिडेट करेगा, ये न्यूज के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट न्यूज पे कैसे रिएक्ट करता है। बट स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, 3120 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाई करना है। 3080 के नीचे स्टॉप लॉस कहीं बनेगा और 3445 का प्रिसाइज टारगेट बनेगा। टारगेट बनेगा, लेकिन आपको खरीदना तब है जब 3120 के ऊपर ये टिके। 3080 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। वारी एनर्जीज पर ये राय अंशुल जी की तरफ से। चलिए कुछ और खबरों वाले शेयरों पर फोकस करते हैं। मेट्रोपोलिस के नतीजे आए थे, मिले जुले नतीजे थे। आय जो है वो 26% बढ़ी है, लेकिन जो मार्जिन है उसका अनुमान था कि 24.2% के आसपास का मार्जिन आएगा, लेकिन आया 23.4 का, यानी अनुमान से कम मार्जिन आया। अब जरा पूछ लेते हैं कुणाल जी से कि क्या राय उनकी बनती है मेट्रोपोलिस के ऊपर। कुणाल जी, मेट्रोपोलिस जरा देखिए चार्ट पर एक बार। कल मेट्रोपोलिस की बात करें, मेट्रोपोलिस में जो मोमेंटम फिलहाल हमें देखने को मिल रही है और जिस हिसाब से ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मोमेंटम थोड़ा सा मेरा साइडवेज का बन रहा है। आप देखिए 1890 के अराउंड का क्लोजिंग और पिछले 4 दिनों से ये स्टॉक लगातार एक रेंज बाउंड मोमेंटम में ही ट्रेड कर रहा है। लोअर लेवल पे 1840 और ऊपरी लेवल पे 1940। तो 1840 1940 इसी लेवल, इसी रेंज में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सो इसको अवॉइड करें जब तक आइडिया साइड का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक। और लेट्स से कि 1940 का ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 2060 से लेके 2150 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। पे फोकस करते हैं। एनएचपीसी के नतीजे कमजोर आए हैं और जो आय है उनकी 3% घटी है, लेकिन जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है एबिटा मार्जिन में। 44% से मार्जिन घट के 9.5% के रह गए, जबकि अनुमान जो था वो करीब 50% के 52% के आसपास का अनुमान था। अब ये इतनी बड़ी फॉल मार्जिन में क्यों आई है, ये थोड़ा एक रिसर्च का मामला है, एक बार देखेंगे इसको कैसे हुआ है। लेकिन एक राय ले लेते हैं अंशुल जी से कि एनएचपीसी पर उनकी राय क्या बनती है। अंशुल जी, जरा एनएचपीसी को एक बार देखिए। सर देखिए, बजट के जस्ट पहले से मैं बताते आ रहा हूँ, रेलवे, डिफेंस और ये जो पुराने विनर्स रहे हैं जिसमें एनएचपीसी एसजेवीएन भी शामिल है, मैं इन पे काफी बेरिश हूँ। और एनएचपीसी मेजर सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है 75.8। जैसे ही 75.8 के नीचे क्लोज करेगा, केवल वीकली पे मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए वेट कर रहा था, तभी ये 8 हफ्ते से साइडवेज है। अब फाइनली मूविंग एवरेज कैचअप हो गए वीकली पे 10, 20, 50। जैसे ही ये स्टॉक 75.8 के नीचे क्लोज करेगा, स्टॉक में एक वर्टिकल डाउन मूव स्टार्ट होगी टुवर्ड 65.50। तो वैसे भी बेरिश है स्टॉक स्ट्रक्चरली, ऊपर से न्यूज खराब आ रही है, तो एडिशनल एक प्रेशर आते हुए दिखेगा। इवेंचुअली 2-3 महीने का अगर समय देंगे तो बहुत हाई चांसेस है कि 65-50 तक के टारगेट आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल। सो 2-3 महीने का समय देंगे तो आपको जो है वो टारगेट जो है वो नीचे की तरफ आपको दिखने मिलेंगे, क्योंकि जो है वो न्यूज़ नेगेटिव है, चार्ट पर जो है वो अंशुल जी को नेगेटिव लग रहा है। चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ ऐसे खबरों के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं, बात कर लेते हैं जिन पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जो है वो आई है। दिग्गज ब्रोकरेजेस की, ग्लोबल ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आई है। तृप्ति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। तृप्ति, बताइए कहाँ से आपने कौन कौन सी कंपनियों पर ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट निकाली है आज? जी विकास, बिल्कुल। तो सबसे पहले ट्रेंड के साथ शुरुआत करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट यहाँ पर इन्होंने जारी किए हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस यहाँ पर बटी हुई नजर आई है। बर्नस्टीन की बात करें तो देखिए आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है और 5,000 रुपये का टारगेट यहाँ पर दिया है। ग्रोस मार्जिन्स जो आए हैं वो काफ़ी सब्सक्राइब यहाँ पर सरप्राइजिंगली लगे हैं, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ कमज़ोर यहाँ पर बर्नस्टीन को नज़र आ रही है। लेकिन 1 से 2 क्वार्टर में जाकर यहाँ पर ग्रोथ अच्छी आती हुई ये देख रहे हैं। लेकिन नुवामा ने अपनी होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट प्राइस को भी घटा दिया है, 5,189 से घटाकर 4,543 का टारगेट यहां पर नुवामा ने दिया है। रेवेन्यू ग्रोथ पिछले साल की तुलना में काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है। साथ ही जूडियो और वेस्ट साइड के जो मार्जिन है वो भी यहां पर स्थिर बने हुए, जिसके चलते होल्ड की रेटिंग यहां पर नुवामा ने दी। सिटी की बात करें तो देखिए सिटी ने सेल की रेटिंग यहां पर दी है। टारगेट प्राइस आपको बता दें यहां पर 4,350 रुपये का लक्ष्य दिया है। जो रेवेन्यू रहा है वो मोटे तौर पर अनुमान के मुताबिक ही रहा है, जबकि एबिडा और मुनाफा इनके अनुमान के मुताबिक यहाँ पर आता हुआ नजर आया। लेकिन क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स यहाँ पर इन्हें वीक नजर आई है और जूडियो की ग्रोथ भी इन्हें काफ़ी धीमी लग रही है, जिसके चलते नुवामा ने यहाँ पर अपनी रेटिंग को सेल की रेटिंग रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज पर यहाँ पर देखिए गोल्डमैन सैक्स की बात करते
हैं यहाँ पर इन्होंने 18,900 रुपये का टारगेट दिया है, बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। जो परफॉर्मेंस है क्वार्टरली वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आया है। डिफेंस रेवेन्यू अच्छा आया है क्वार्टर 4 में। अब पिनाका के एग्जीक्यूशन पर नज़र रहेगी। नुवामा ने भी अपनी बाई की रेटिंग दी है सोलर इंडस्ट्रीज़ पर। टारगेट यहाँ पर 18,000 से घटाकर 15,800 रुपये का दिया है। अच्छे नतीजे यहाँ पर नुवामा को भी लगे सोलर इंडस्ट्रीज़ के, और इनका भी यही कहना है कि जो डिले पिनाका के एग्जीक्यूशन में हुआ उस पर आगे यहाँ पर नज़र रखी जाएगी। मोतीलाल ओसवाल ने आईसीआईसीआई बैंक पर अपनी बाई की रेटिंग को बरकरार रखा है। 1750 रुपये का लक्ष्य दिया है। बैंक लोन ग्रोथ में करीब 11.5% की तेज़ी रही। रिटेल सेगमेंट से यहाँ पर सपोर्ट मिला है। कॉर्पोरेट लेंडिंग में भी सुधार देखने को मिला। एसेट क्वालिटी बेहद मजबूत और स्थिर है। साथ ही क्रेडिट कॉस्ट कम रहने की उम्मीद लगा रहे हैं, और जो सीईओ के कार्यकाल को बढ़ाया है उससे लीडरशिप यहाँ पर सुनिश्चित हो गई है, जिससे चलते बाई की रेटिंग आईसीआईसीआई बैंक पर। मॉर्गन स्टैनली ने एप्टस वैल्यू पर अपनी रेटिंग दी है। ओवरवेट की रेटिंग दी है। लक्ष्य 420 रुपये का दिया है। मुनाफा अनुमान से 5% बेहतर रहा। साथ ही एयूएम जो ग्रोथ है वो 21% रही है। FY26 के लिए जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है वो 20 से 21% का रहा है। त्योहारी सीजन के कारण यहाँ पर स्ट्रेस फॉर्मेशन में नरमी आती हुई नजर आई। वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है पीयर्स के मुकाबले, जिसके चलते ओवरवेट की रेटिंग। आखिर में बात कर लेते हैं आईटी सर्विसेज पर। सिटी ने यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दी है। डिस्क्रिशनरी खर्च बढ़ने से डिमांड माहौल फिलहाल कमज़ोर बना हुआ है। साथ ही लॉन्ग टर्म डील्स जो है, लंबी डील्स बढ़ी है, जिसके चलते जो बुकिंग्स की ग्रोथ है वो काफ़ी सीमित यहाँ पर बनी हुई है। पिछले 12 महीनों में आईटी इंडेक्स निफ्टी से लगभग 24% पीछे रहा है, और सिटी का भारतीय आईटी सर्विसेज पर फिलहाल सतर्क रुख यहाँ पर उन्होंने बरकरार रखा है। जी ठीक है तृप्ति, बहुत शुक्रिया ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो आईटी पे ही चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि सिटी की थोड़ी सी कॉशियस रिपोर्ट भी आई है। और कल हमने देखा कि एंथ्रोपी के एआई टूल प्लगइन्स के असर के चलते गिरावट काफ़ी ज़्यादा रही। सीवियर पिटाई हुई है भारतीय आईटी स्टॉक्स की। अमेरिका में जो शेयर थे उनसे कहीं ज़्यादा टूटे हैं भारतीय आईटी शेयर, क्योंकि हमारी तो कंपनियां ही हैं बेसिकली सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया। अंशुल जी, आपकी राय, कोई शेयर अभी भी आपको लगता है कि इस लेवल से भी शॉर्ट कर सकते हैं? सर देखिए, 5% 4% गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक थोड़ी सी रैली का वेट करना चाहिए गैप फिल होने के लिए, लेकिन इंडेक्स को देखते हुए लग नहीं रहा कि कोई भी रैली आती हुई दिखेगी। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है तो यहाँ पे एचसीएल टेक में थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं पुल बैक के लिए। बाकी अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो बेटर आपको मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में मिल जाएगी। परसिस्टेंट में कल ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन बनते हुए दिखा 5,900 के नीचे। परसिस्टेंट आपको वीक दिखेगा। बी सॉफ्ट में थोड़ी सी आपको नरमी दिखेगी, बट ओवरऑल आईटी इंडेक्स अगर देखेंगे तो आईटी इंडेक्स में अभी भी थोड़ी सी डाउनसाइड बच रही है। तो पुल बैक पे आपको बेचना है मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स बिरला सॉफ्ट या परसिस्टेंट जैसे। और ऑन द डिप्स जब ये 34,732 ये मेजर सपोर्ट है सीएनएक्स आईटी पे, ये जब टच करेगा तो बाइंग की कोशिश ज्यादा करनी चाहिए इंफोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में। तो लार्ज कैप में ऑन द डिप्स बाइंग करनी है, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में ऑन द रैली सेल करनी है आईटी में। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 खेमों को लेकर 2 अलग अलग राय। हालांकि सलाह आज के लिए ये भी है कि आज फिर से एक बार आप आईटी शेयरों को देख लीजिए। हो सकता है कि थोड़ा और बेहतर आपको भाव मिल जाए अगर आपको बाइंग करनी है तो भी। लेकिन अपोलो टायर के नंबर आए हैं काफी ज्यादा दमदार। कुणाल जी, व्यू आपसे चाहिए। रेवेन्यूज में करीब करीब 12% का उछाल है। अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो 39.5% अब प्रॉफिट। मार्जिन भी 165 बेसिस पॉइंट कंपनी ने एक्सपेंड की है। तो कुल मिलाजुला के दमदार नतीजे, और ऐसे सेगमेंट की कंपनी जहां पर हम देख रहे हैं कि फिलहाल ग्रोथ को लेकर, डिमांड को लेकर कोई कंसर्न्स नहीं है, और टायर स्टॉक्स हाल फिलहाल चलते भी दिखाई दिए हैं। अपोलो टायर, कुणाल जी, क्या करना चाहिए? तो सर बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। एंड स्टॉक में काफी अच्छी मोमेंटम बीते दिनों दिखाई है। 475 से वन वे रैली में 513 तक के भी हाई स्टॉक में दिखाए हैं। एंड व्यू फिलहाल ये स्टॉक को लेकर पॉजिटिव साइड का है अभिषेक जी, बट यहाँ पे नई खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं रहेगी, क्योंकि लोअर लेवल पे जो एसएल आ रहा है वो 485 का आ रहा है, और फिलहाल स्टॉक 513 है, और ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन अप टू द लेवल ऑफ 527। तो रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है फॉर क्रिएटिंग ट्रेडिंग पोजीशन एट प्रेजेंट लेवल। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आप होल्ड करके जा सकते हो 527 के लेवल तक। एंड अगर वो ब्रेक होता है तो फिर अच्छी खासी रैली और एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन 527
ब्रेक तो होना थोड़ा मुश्किल है। सो अगर पोजीशन है तो 527 का टारगेट यहाँ पे हम मेंटेन करके जा सकते हैं। तो 527 का टारगेट आप मेंटेन कर सकते हैं अपोलो टायर्स पर, ये राय कुणाल जी की तरफ से। चलिए, एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई जो अभी तृप्ति बता रही थी ट्रेंड के ऊपर, तो वो प्लेट एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं तो एक अंदाजा लगेगा कि हुआ क्या है। अब देखिए, ट्रेंड के नतीजे वैसे अच्छे आए, जो तमाम जो नंबर्स हैं वो आप देखिए, रेवेन्यू 16% बढ़ा हुआ है, बेटा मार्जिन भी बढ़िया है, 2% के आसपास की वहां ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए, बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म कहा है 5000 का टारगेट, और सिटी कह रहा है सेल करने को 4350 का टारगेट। अब हो गई कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्लियर करते हैं अंशुल जी से कि अंशुल जी क्या कह रहे हैं। थोड़ा दो राय किसी एक साइड के मिल जाए तो हमारे लिए क्लियर होगा। अंशुल जी, क्या राय आपकी बनती है ट्रेंड के ऊपर? नतीजे आए, नतीजे तो अच्छे आए, लेकिन ब्रोकरेजेस के जो व्यूज हैं वो बटे हुए हैं। अच्छा देखिए, 50 मंथ मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है और पिछले 16 महीने में 56% करेक्ट हुआ है। तो ट्रेंड का हाल तो वही है जो सजीत जी ने स्टार्टिंग में बोला कि मार्केट 50% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, आ रही है 25-26%। तो वही हाल हो गया कि हम मान के चल रहे थे कि लड़का आईएएस क्रैक करेगा, लेकिन उसने पीसीएस क्रैक किया है। तो खुश होने की जगह हम दुखी हो रहे हैं कि आईएएस नहीं कर पाया। तो मैं लोअर वाले टारगेट्स के साथ जाना चाहूंगा। बाउंस बैक बनेगा, बाउंस बैक में 4400 4500 तक की एक बाउंस बैक बन सकती है। उस जोन में सेलिंग वापस से रिज्यूम हो सकती है। अगर नहीं हुई, उस जोन में हम रिव्यू जरूर करेंगे। अगर सेलिंग रिज्यूम नहीं हुई है, ओवरहेड सप्लाई टेक ओवर नहीं किया, तो फिर और अपसाइड के टारगेट मिलेंगे जो 50% रिट्रेसमेंट है पूरे फॉल का, 5000 से 5100 के बीच में, वहां तक भी खींचेगा। बट इमीडिएटली तो 4400 तक के टारगेट पकड़ के चलने चाहिए, वहां पे रिव्यू करेंगे। तो ये एनालॉजी अच्छी लगी, लेकिन 4400 के टारगेट आपको इमीडिएट बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं, उसके बाद रिव्यू करेंगे। अगर वहां पे ब्रेकआउट दिख रहा होगा तो अंशुल जी एक बार फिर बता देंगे 5000 के टारगेट आते हैं कि नहीं, और फिर आप अपने ट्रेड को ले सकते हैं। चलिए, एक और नतीजे के हिसाब से एक देखें, अगर एक शेयर जेएसडब्ल्यू सीमेंट का नतीजे जो है वो अब एस्टिमेट्स आए थे, स्टीडी वॉल्यूम ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, मार्केट ट्रैक्शन भी बहुत अच्छा रहा है, 13% के आसपास जो है वो आय बढ़ी है। क्या राय आपकी बनती है कुणाल जी जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऊपर? वेल सर, जेएसडब्ल्यू सीमेंट की बात करें, मोमेंटम जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट को लेके है, एंड जिस हिसाब से फिलहाल ये के सारे सीमेंट काउंटर ट्रेड कर रहे हैं, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है। आप देखिए, एक अच्छी खासी मोमेंटम हमें जेएसडब्ल्यू स्टील में रिसेंटली देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद स्टॉक ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई अप टू द लेवल ऑफ 106, और उसके बाद बाउंस बैक भी दिखाई, लेकिन वो बाउंस बैक टिका नहीं। देखिए, मुझे लग रहा है कि इस बार ये बाउंस बैक टिक सकता है। 116 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए 110 के एसएल के साथ। एंड टारगेट की बात करें तो प्री लेवल पे एक माइनर सा हर्डल आ रहा है 120 का। 120 जैसे ही क्रॉस होगा, आपको ये 130 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड रीजन फॉर क्रिएटिंग लॉन्ग पोजीशन, अब यहाँ पे नई पोजीशन बना के जा सकती है। तो ये जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ऊपर आपको राय मिल गई है। चलिए, अब हमारे मेहमानों का जो पैनल है थोड़ा और बड़ा हो गया है। मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो मयूरेश जोशी जी से बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं और उसके बाद मयूरेश जी को शामिल करेंगे इस पैनल में और डिस्कस करेंगे मार्केट को। स्वदेश पर आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विकास कुमार। बाजार के लिए आज जो संकेत हैं वो फिर से नेगेटिव साइड पर हैं। एशियाई बाजारों में भारी गिरावट इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि निकेई जो है जापान का बेंचमार्क इंडेक्स करीब करीब 400 अंक नीचे है। और अगर हम कोरिया की बात करें तो कोरिया में गिरावट है करीब 3.5% की। हांगकांग के बाजार, चीन के बाजार भी आज हम देखने की गिरावट के साथ ही आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। और अमेरिका में भी हमने देखा कि आईटी शेयरों में भारी गिरावट आई, और कल आईटी स्टॉक्स में गिरावट की वजह थी एंथ्रोपिक का एआई टूल प्लगइन, जो तमाम ऐसे ऑपरेशंस ऑटोमेट कर देगा जो काम हमारी भारतीय आईटी कंपनीज के पास फिलहाल है। तो देखते हैं कि आज आईटी कंपनीज की चाल क्या रहती है, लेकिन निश्चित तौर पर जो संकेत हैं वो अच्छे तो नहीं हैं। नतीजे भी आ रहे हैं, खबरें ढेर सारी हैं, उन पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक और शेयर के बारे में जरा चर्चा कर लेते हैं। इंटरग्लोब एविएशन लोअर लेवल से थोड़ी संभलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक चुनौती कंपनी के लिए और है, और वो ये कि सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं कि क्या दिसंबर में जो उड़ानों को लेकर जो संकट पैदा हुआ था, क्या इंडिगो ने आर्टिफिशियल किल्लत दिखाई सीटों को लेकर, इसकी जांच की जाएगी। इंटरग्लोब एविएशन
हालांकि प्री ओपन में अगर आप देखेंगे तो ये शेयर 10% नीचे अभी आपको नजर आएगा। हालांकि अभी प्राइस ही चेंज होंगे, 9:08 तक हम फिर से रिव्यू करेंगे। लेकिन आज हो सकता है कि गिरावट आए इंटरग्लोब एविएशन में, जो कि लगभग 4,600 के भाव से रिकवर करने की कोशिश कर रहा था। अंशुल जी, आपका व्यू इंटरग्लोब एविएशन को लेकर? सर, इंटरग्लोब एविएशन को लेके व्यू नेगेटिव ही है। क्रूड में भी थोड़ा सा उबाल आ रहा था तो वहां से हमने नेगेटिव व्यू डेवलप किया था। ये न्यूज अचानक सरप्राइज आ गई, लेकिन उसी साइड में आई जिस साइड स्टॉक का ट्रेंड था। बाउंस बैक करना था 10 वीक मूविंग एवरेज तक, जो ऑलमोस्ट परसों और कल मिला के कंप्लीट कर चुका है 5,026 तक। यहाँ से फर्दर डाउनसाइड दिख रही है। जो स्विंग लो 4600 रुपए बना है, अगर उसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर स्टॉक में 4270 के पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है। तो 4600 का जो मेजर सपोर्ट है उसके नीचे अगर खुल के हम सस्टेन करते हैं, बाउंस बैक कर गए वहां से सपोर्ट लेके, तो अलग बात है। बाकी चांसेस पूरे हैं कि हम उसके नीचे सस्टेन करेंगे, और अगर सस्टेन करते हैं तो 4260, इसके पहले कोई भी मेजर सपोर्ट नहीं है वीकली चार्ट पे, तो ये लेवल टेस्ट होते हुए आपको दिखेंगे। 4,600 के नीचे अगर ये शेयर गिरता है तो 4260 ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा। फिलहाल तो भारी गिरावट में दिख रही है। 46 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे। हालांकि प्री ओपन के लेवल्स हैं जो कि सेटल होंगे 9:08 के आसपास के, तो रियल पिक्चर आपके सामने आएगी। लेकिन सोना और चांदी देखिए, भारी गिरावट। एमसीएक्स पर चांदी कितनी टूट गई है? 6%। और 6% में जो गिरावट है वह 16,000 रुपए की। तो 2.5 लाख रुपए के नीचे जाके चांदी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी। आज फिर से काफी ज्यादा उथल पुथल के संकेत निकल के आ रहे हैं। हालांकि अगर हम सोने को देखेंगे तो सोना गोल्ड एमसीएक्स जो है 5% आपको ऊपर नजर आएगा और भाव है 1,50,000 रुपए के आसपास के। तो चांदी नरम, सोना है गरम। और ये कहा भी जा रहा है कि अब यहां से जो प्ले बनेगा ना कमोडिटीज में, स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में, वो बनेगा गोल्ड ही। 1.5 लाख रुपए के भाव प्रति तोले के आपको फ्यूचर्स के प्राइसेस आपको दिखाई दे रहे हैं एमसीएक्स पर। लेकिन चलिए एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने फंडामेंटल एक्सपर्ट मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। मयूरेश जी, नंबर से शुरुआत कर लेते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेस के बारे में आपसे व्यू चाहिए, क्योंकि रेवेन्यूज इनके 12% गिरे हैं। प्रॉफिट की बात करें तो उस पर डेंट आया है 65% का। मार्जिन हालांकि उन्होंने बढ़ाया है और कंपनी ने यह कहा है कि FY26 तक जो ऑर्डर बुक है वो 20,000 करोड़ रुपए कर लेंगे। क्रिसिल से अपग्रेड भी आया है। तो नंबर्स थोड़े से कमजोर जरूर हैं, लेकिन आगे को लेकर कंपनी ऑप्टिमिस्टिक काफी ज्यादा है। आपकी राय क्या होगी वेल्सपन एंटरप्राइजेस को लेकर? मॉर्निंग अभिषेक जी, एंड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल। तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो एक ट्रांजिशन क्वार्टर है, एक शायद ट्रांजिशन क्वार्टर हो सकता है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए। और जैसे इनकी प्रोडक्ट मिक्स है, आज हम अब एक्सपेक्ट करते हैं एज एन एग्जांपल वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट, ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है अगले कुछ तिमाही और वर्षों में। जो ESG के नॉर्म्स जारी हो चुके हैं, जो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ काफी कंपनीज बढ़ रही है, और जो एक डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है जो रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देता है विद वेरी डिसेंट मार्जिन्स, मुझे लगता है आई थिंक इफ यू प्रॉब्ली स्टेप इनटू FY27, यानी अगले 4 या 6 क्वार्टर्स में आप स्टेप इन करते हैं, एंड अज्यूमिंग दैट एग्जीक्यूशन प्रॉब्ली स्टेज ऑन ट्रैक वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए, मुझे लगता है आई थिंक दिस ग्रुप इटसेल्फ, वेल्सपन एंटरप्राइजेस हो, वेल्सपन कॉर्प हो, जिसके लिए अच्छी खाटी ऑर्डर बुक है मिडिल ईस्ट में, US में वो ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे आर इन द राइट स्पेसेस। हालांकि ये क्वार्टर थोड़ा उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है, बट इन माय ओपिनियन आई थिंक FY27 बहुत बेहतरीन जा सकता है वेल्सपन एंटरप्राइजेस और वेल्सपन कॉर्प, ये दोनों कंपनी। ठीक है, दोनों के दोनों शेयरों पर बुलिश है मयूरी जी। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन कॉर्प, दोनों को लेकर बढ़िया व्यू है। लेकिन मयूरी जी, एक राय आपसे ना मुझे IT के स्टॉक्स को लेकर भी चाहिए। पहले ही चिंताएं थी AI को लेकर कि काफी ज्यादा डिसरप्शन होगा, ग्रोथ काफी सुस्त हो रही है। अगर हम निफ्टी के मुकाबले अगर हम निफ्टी IT को देखेंगे तो बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। और ये नई चिंता एंथ्रोपिक के AI टूल्स प्लगइन्स को लेकर, उसने तो पूरे ग्लोबली, अमेरिका हो या फिर एशियन कंट्रीज हो जो टेक डिपेंडेंट है, वहां पर भारी कमजोरी हम देख रहे हैं। आपकी राय क्या है IT को लेकर? क्या व्यू बना के रखें, क्योंकि ये बहुत ही पजल करने वाला क्वेश्चन है कि भविष्य क्या है आगे। अभिषेक जी, इंटरेस्टिंगली कल हमारी एक कॉल हुई हमारे US टीम के साथ, और जो एंथ्रोपिक सॉफ्टवेयर है इसको लेके आई थिंक
चिंताएं यूएस मार्केट में भी है। सो इट्स नॉट जस्ट दैट इट इज द इंडियन मार्केट इज गेटिंग इफेक्टेड। अब गार्टनर का शेयर देखे, सेल्सफोर्स का शेयर देखे, एक्सेंचर का शेयर देखे, तो ये कंपनी सैस में है, कोई कंपनी प्रोडक्ट में है, कोई मेटा डेवलपमेंट में है। सो व्हाट एंथ्रोपिक इज प्रॉब्ली डूइंग, बिकॉज इट हैज एन ओपन कोड, और क्योंकि ये आपके एंटरप्राइज सॉल्यूशन में बीच में बैठता है, इट एनालाइजेस प्रॉब्ली द diagnostic issues that the enterprise software is probably facing or the challenges the organization is facing. तो solutions derive करता है across various domains, finance हो, legal हो। तो so to that extent, I think जो ये development है, ये आई थिंक एक थोड़ी चिंताजनक है, बट आई थिंक दिस विल कंटिन्यू इन माय ओपिनियन। सो आई थिंक फॉर द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स हम मार्केट्स में यही व्यू बना के रखे हैं। जो हम रेटिंग रैंकिंग से देखते हैं लार्ज कैप आईटी स्पेसिफिकली की तरफ, कि जो एक अंडर परफॉर्मेंस रहा है लार्जली हैज बीन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जैसे ये नए नए प्रोडक्ट्स या प्लेटफॉर्म्स डेवलप होंगे, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट, हमारे ओपिनियन में आई थिंक अगले कुछ दिहाइयों में या वर्षों में आप जो एक अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने वाले हो सबस्टैक एनवायरनमेंट में, एजेंटिक एआई एजेंट्स बीइंग डिप्लॉयड, ओपन कोड्स बीइंग डिप्लॉयड, व्हिच मींस दैट जो डेवलपर्स है उनके लिए एक फ्री हैंड रहता है to probably tweak the software as they want to have their end user applications. तो उसके लिए आई थिंक जो हमारी ट्रेडिशनल आईटी सर्विसेज है, जो कंपनी 2 डिकेड पहले डोमिनेंस थी वर्ल्ड फोर्स में, विद ऑटोमेशन टेकिंग प्लेस, विद एआई टेकिंग प्लेस, और क्लाउड कंप्यूटिंग की जो एक सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम्स आ रही है, जो डीप टेक में आई थिंक प्रोग्रेस हो रहा है ग्लोबली, आई थिंक आवर कंपनीज विल हैव टू गियर अप फॉर दैट। एट द सेम टाइम आई थिंक ये बिल्कुल लाजमी नहीं है कि द एंटायर पर्सपेक्टिव विल चार्ज चेंजिंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स। ये ट्रांजिशनरी फेज है जो अगले कुछ क्वार्टर्स या वर्षों में ले आउट होगा। अ लार्ज पार्ट ऑफ मिड साइज्ड एंटरप्राइजेस के बजट्स अभी भी फुल ब्लोन नहीं है टू हैव अ फुल ब्लोन एआई इकोसिस्टम इन प्लेस, बट वो सबस्टैक एप्लीकेशन लेयर्स डेफिनेटली डेवलप करेंगे। एंड देयरफॉर माय ओपिनियन हैज बीन एंड विल रिमेन कि our IT companies just cannot have inorganic acquisitions. Organically, I think we have to start developing expertise, specifically when it comes to the application layer of the AI ecosystem, जो बहुत मायने रखेगी in terms of deployment across various domain and substacks. But उसे भी समय लगेगा, और इसलिए मुझे लगता है I think our IT companies, if they rely on the traditional models, जो एक constant currency growth है, जो मार्जिन का परफॉर्मेंस है, ये मेंटेन कर पाएंगे, बट क्या वो आउट परफॉर्म कर पाएंगे अर्निंग्स के दृष्टिकोण से, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो न्यूट्रल व्यू है ये हम बनाए रखेंगे। मिड कैप आईटी रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहा है। मिड कैप आईटी रिलेटिवली एनवायरनमेंट में इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू लार्ज कैप, क्योंकि उनके ऑर्डर बुक साइज एक स्वीट स्पॉट में है, $1 million से $20 million, और क्योंकि मिड और स्मॉल एंटरप्राइजेस विल प्रोबेबली नॉट हैव अ फुल ब्लोन एआई बजट, एज आई सेड, will still have some element of a distinct advantage of companies who are moving in to AI a little bit more aggressively. तो थोड़ा aggressive रहना पड़ेगा, otherwise we'll fall behind in the next 3 to 4 years. ऑल राइट, तो चलिए आज भी आईटी काउंटर्स पे जो है नज़र ज़रूर रहेगी, और महेश जी ने भी अपना टेक बताया कि कंसर्न ज़रूर है। पर अब 9 बज चुके हैं और वक्त चला है जानने का कि आज के कौन से हैं वो नवरत्न काउंटर्स। सीधे चलेंगे हमारे सहयोगी रविंदर के पास, जो कि पूरी लिस्ट के साथ तैयार है। रविंदर बताइए। जी बिल्कुल नवरत्न में हम सबसे पहले शुरुआत अर्निंग्स वाले स्टॉक से ही करेंगे। यहाँ पर निफ्टी स्पेस से ट्रेंड ने कल अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, और इस क्वार्टर में कंपनी की जो अर्निंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके चलते ये फोकस में रह सकता है। यहाँ पर इस क्वार्टर में जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें 16% की यहाँ पे अपटिक देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। दूसरा जो स्टॉक है JSW सीमेंट भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर के चलते, जहाँ पर इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें 13% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है सिक्वेंशियल बेसिस से। वहीं अगर बात करें एबिटा की, तो एबिटा में जो 92% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तीसरा जो स्टॉक है टाटा पावर आज फोकस में रह सकता है कमजोर नतीजों के चलते। यहाँ पर जो रेवेन्यू है इस क्वार्टर में 9% की यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और प्री मार्केट में स्टॉक्स में जो है 2 से 2.5% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्राइड्स फार्मा फोकस में रह सकता है, जहाँ पर कंपनी को US FDA से जो है EIR मिला है उसके एक US फैसिलिटी के लिए, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। मैरिको फोकस में रह सकता है आज एक्विजिशन के चलते, जहाँ पर मैरिको जो है 60% का स्टेक एक्वायर करने वाला है कॉस्मिक्स में, और इस कॉस्ट का जो इस एक्विजिशन का जो कॉस्ट होगा वो 226 करोड़ का होगा। मिश्रा धातु भी फोकस में रह सकता है ऑर्डर के चलते, जहाँ पर कंपनी को
नया ऑर्डर मिला है और नए ऑर्डर का जो कॉस्ट है 158 करोड़ का है और इसी के साथ साथ टोटल ओपन ऑर्डर पोजीशन जो है 2590 करोड़ पर आ जाता है, तो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। स्वर्ण डिफेंस की बात करें तो यहाँ पे स्वर्ण डिफेंस भी आज फोकस में रह सकता है ऑर्डर विन के चलते। यहाँ पर स्वर्ण डिफेंस को ओमान गवर्नमेंट से प्रेस्टीजियस डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर कंपनी ने सिक्योर किया है, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। HAL की बात करें तो यहाँ पर HAL आज फोकस में रह सकता है, जहाँ पर मॉर्गन स्टैनली ने स्टॉक को डाउनग्रेड किया है अंडर वेट पर, जो उनका पहला इक्वल वेट का रेटिंग था, और टारगेट प्राइस जो है 5092 से घटाकर जो है 3355 का रखा है। सो इसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है और प्री मार्केट में स्टॉक्स में 2% के आसपास की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। आखिर वो बात करेंगे यहाँ पर आज डेवियानी इंटरनेशनल फोकस में रह सकता है, जहाँ पर इलारा ने स्टॉक को अपग्रेड किया बाई पर जो उनका पहला एक्यूमुलेट रेटिंग था और टारगेट प्राइस जो 165 का रखा है, जो उनका अर्लियर टारगेट प्राइस था 185 का। सो जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। ऑलराइट, तो चलिए, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर रखनी है नज़र और कई सारे स्टॉक्स पे अपग्रेड्स भी आए हैं और देवयानी इंटरनेशनल, कल भी हम इसकी चर्चा कर रहे थे, आज इलारा ने रेटिंग अपग्रेड कर दिया, हालांकि टारगेट प्राइस थोड़ा सा कम ज़रूर किया है। बट एक और काउंटर है नतीजों के दम पे, उस पर भी क्विकली एक बार राय ले लेते हैं, वो है कमिंस इंडिया। यहाँ पर नतीजे ठीक आते हुए दिखे हैं, मार्जिन्स एक्सपैंड हुए हैं और आज 10 बजे जो है कमिंस की कॉल होगी, तो देखते हैं किस तरीके की वहाँ पर कमेंट्री निकल कर आती है, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस पे तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है ही और इंटरनेशनल बिजनेस में कुछ चिंताएं वो ज़रूर बता रहे हैं मैनेजमेंट ने जो अपनी कमेंट्री जारी की है। बट अब उसको लेकर क्या ग्रोथ आउटलुक है, नंबर्स के फ्रंट पे वो किस तरीके से बात कर रहे हैं और मोर इम्पॉर्टेंटली डेटा सेंटर की जो थीम है इंडिया में, किस तरीके से वो अपनी इस पूरी डेटा सेंटर को आगे बढ़ाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ये सब जानना काफ़ी अहम होगा। पर प्री ओपन में लगभग 2% से 2.5% तक की कमज़ोरी फिलहाल ये स्टॉक दिखाता हुआ। आज के लिए 3 निफ्टी की अर्निंग्स भी आएंगी। टाटा मोटर्स PV पर ध्यान रहेगा खास तौर से, क्योंकि यहाँ पर मार्जिन्स में देखते हैं कि किस तरीके का उतार चढ़ाव आते हुए हम देख पाएंगे। कमेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी, साथ ही साथ मैक्स हेल्थ केयर के नतीजों पर भी नज़र ज़रूर रखिएगा। बस अब 1 ही मिनट रह गए हैं बाजार खुलने में और कहीं ना कहीं आज देखते हैं कि डिफेंसिव्स किस तरीके से वापस आते हैं, चाहे वो फार्मा हो या FMCG काउंटर्स, और IT क्या रीबाउंड दिखाता है या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। ट्रेंड पर भी नज़र रहेगी, क्योंकि ट्रेंड का जो शेयर है वो कल काफ़ी अच्छी तरीके से चढ़ा था, पर जो इनकी LFL ग्रोथ है वो जो है नेगेटिव होती हुई दिखी है और उसके चलते हो सकता है कि शायद ट्रेंड के स्टॉक पे थोड़ा प्रेशर रहे। ज़्यादा प्रेशर की तो उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी पिटाई ऑलरेडी इस काउंटर की हो चुकी है, बट तमाम ब्रोकरेजेस ने ट्रेंड पे अपने टारगेट्स ज़रूर काटे हैं। इंडिया विक्स पर भी ध्यान ज़रूर रखेंगे, क्योंकि इंडिया विक्स कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट ज़रूर दिखा रहा है, बट ऐसे माहौल में क्या वहाँ से कोई स्पाइक आता है या नहीं, ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही आज तमाम काउंटर्स ऑटो स्पेस से भी इन पर फोकस रहेगा। तो हो जाइए तैयार, 25,750 के आसपास जो है निफ्टी 50 शुरू होने की तैयारी करता हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में हल्की बढ़त के साथ ओपनिंग के फिलहाल हमें संकेत देखने को मिल रहे हैं। कल आपको याद होगा कि BOB, ICICI बैंक्स, कुछ बैंक्स जो हैं अपना सपोर्ट ज़रूर दे रहे थे। एक पल को हमने 300 अंकों से भी ज़्यादा की तेज़ी देखी थी, वो अब देखते हैं कि आज वो मूव कंटिन्यू होता है या नहीं। तो फर्स्ट एक अब आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं, जहां पर निफ्टी 50 की जो शुरुआत है वो 25,700 के पास हुई है। 80 अंकों की गिरावट फिलहाल आप निफ्टी 50 में देखेंगे। वहीं निफ्टी बैंक भी जो है वो फिलहाल सपाट होते हुए दिख रहा है। क्या जो है यहाँ पर इंटरेस्टिंग है देखना, वो है विप्रो। आज यहाँ पर जो है एक अच्छी तेज़ी है। विप्रो के स्टॉक में आप देखेंगे लगभग 1% तक की तेज़ी है। HUL में भी एक अच्छा एक्शन हम आते हुए देख रहे हैं। वहीं ONGC, NTPC, SBI, ये तमाम काउंटर्स बने हैं जहां पर अच्छा ट्रेड हो रहा है। हिंडाल्को जिस तरीके से गिरावट आ रही है मेटल काउंटर्स में, ये स्टॉक 3% टूटता हुआ। इंटरग्लोब एविएशन के लिए नेगेटिव खबर, 2% की गिरावट। और ट्रेंड भी हम बता रहे थे कि यहाँ पर भी जो है आप एक्शन देख सकते हैं। 2% की कमजोरी आप ट्रेंड के काउंटर में देखेंगे। टाटा स्टील 1% कमजोर और एटर्नल भी 1% की गिरावट फिलहाल दिखाता हुआ आपको दिख रहा है। साथ ही साथ BEL, JSW स्टील, ये कुछ और काउंटर्स हैं जिनमें आज गिरावट है।
अब कुछ और काउंटर्स जैसे कि मेटल काउंटर्स पर ही एक बार नज़र डाल देते हैं, क्योंकि हिंडाल्को में तो गिरावट है ही, पर वेदांता 5% टूटता हुआ नजर आया है, नाल्को में 4% की गिरावट है, और साथ ही टाटा पावर भी नतीजों के बाद 2 से 2.5% नीचे फिलहाल। कल कच्चे तेल में एकाएक जो है एक बड़ा मूव आते हुए दिखा, इससे रिलेटेड कुछ काउंटर्स पर नजर डालते हैं। देखिए ONGC लगभग आधे % की तेजी ऑलरेडी दिखा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें तो ऑयल इंडिया में भी हल्की सी बढ़त है, बट HPCL वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी बताते हैं इसको, और 2% की मजबूती यहाँ पे। IOC जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग 2% की तेज़ी, और BPCL भी लगभग 2% मजबूत है। KEI इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी जो एक अच्छा एक्शन है, 1% से ज़्यादा की तेज़ी फिलहाल आपको KEI दिखाता हुआ दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट्स पे एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे देखिए हिंदुस्तान जिंक फिर से जो है 5% कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, 600 के लेवल्स के बेहद करीब फिलहाल हिंदुस्तान जिंक का स्टॉक दिखेगा। इंडोकाउंट थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का शिकार होते हुए, जिस तरीके से रीबाउंड गोल्ड प्राइसेस में भी आ रहा है, गोल्ड फाइनेंसेस भी थोड़े से वीक हो रहे हैं। MCX में भी लगभग 3% की कमजोरी है, और साथ ही टाटा पावर 2% की गिरावट फिलहाल आपको दिखाता हुआ दिख रहा है। कमिंस इंडिया पर भी ध्यान रखिए, 2% की गिरावट फिलहाल ये काउंटर आपको दिखाएगा। पर चलिए मार्केट्स की हो गई है शुरुआत, जहां पर निफ्टी बैंक अपने आप को हरे निशान में होल्ड करने में फिलहाल सक्सेसफुल है। वहीं निफ्टी 50 में गिरावट है। पर अब समझ लेते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं, और शुरू करेंगे उनसे ओपनिंग ट्रेड्स लेना। बिल्कुल। सबसे पहले जो ओपनिंग ट्रेड लेते हैं अंशुल जैन जी से। अंशुल जी, मार्केट खुलते के साथ कहाँ मौके आपने तलाशे हैं? विकास जी, एज यूजुअल पहले अपडेट से स्टार्ट करेंगे। कल BTST सिरमा SGX 848 850 की जोन में बाई दे गए थे। 863 रुपए का हाई बना है, 14-15 रुपए प्रॉफिट बन रही है, इसको बुक कर लेना चाहिए। ओपनिंग ट्रेड में अभी हमने IDBI बैंक बाई दिया था 109 रुपए से 109 रुपए 950 के आसपास से बढ़ के 111.90 बना है। पार्शियल प्रॉफिट यहाँ भी बुकिंग कर सकते हैं। ओपनिंग ट्रेड में इन्फोसिस बाई देना चाहूंगा। इन्फोसिस में हल्की सी बाउंस बैक दिख रही है, एक छोटे बाउंस बैक के लिए प्ले कर सकते हैं। 1544 चल रहा है, 1544 में बाई करना चाहिए। आज का लो है 1525, तो 1520 का स्टॉप लॉस लेना चाहिए, और 1575 से 1580 तक का टारगेट लेना चाहिए। तो 1580 का ही हम टारगेट लेंगे, क्योंकि वही रेजिस्टेंस दिख रहा है। साथ में अभिषेक जी को एक बधाई देना चाहूंगा। स्टूडियो में बैठे हम डिस्कस कर रहे थे कि सिल्वर आपको लेना भी है, $88 उस समय चल रही थी। तब हमने डिस्कस किया था कि पहले $75 और उसके बाद $59 आएगी, थोड़ा सा रुक के लेना चाहिए। तो आज चांदी में लोअर सर्किट लगा हुआ है 6% का, $75 आ चुकी है। एक हल्का इधर उधर बाउंस बैक आ सकता है, नो डाउट, स्ट्रेट लाइन नीचे नहीं जाएगी, बट $59 के टारगेट चांदी में अभी भी इंटैक्ट है। आई वुड सजेस्ट कि और थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन रुक जाए, तो शायद आपको हफ्ते 10 दिन में ही $59-60 में चांदी मिल जाएगी। बिल्कुल। तो ये $59-60 में चांदी मिल जाएगी, ये अंशुल जी का बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है इसके ऊपर कि इतनी गिरावट यहाँ पे आएगी। आज 6% का लोअर सर्किट है ऑलरेडी चांदी पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुणाल जी से पूछते हैं कि उनके ओपनिंग ट्रेड्स कौन से हैं। कुणाल जी, क्या आपने सेलेक्ट किया ओपनिंग ट्रेड्स के तौर पर? वेल, ओपनिंग ट्रेड में एक स्टॉक है एक्चुअल में यहाँ पे देने की सलाह करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा अपडेट भी दे देते, जैसे अंशुल जी अपडेट दे रहे हैं, हम भी क्यों पीछे रहे सर। 3rd Feb को हमने BPCL और डीमार्ट दोनों कॉल दिए थे, बाई दिए थे, एंड BPCL और डीमार्ट का दोनों का पहला टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है, एंड BPCL तो एक अनदर लीग में आ चुका है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छी खासी मोमेंटम BPCL में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। 384 का टारगेट आ चुका है, एंड 402 के टारगेट के लिए एक बार होल्ड करें, पार्टली प्रॉफिट यहाँ पे बुक किए जा सकते हैं। डीमार्ट में भी पहला टारगेट आ चुका है, यहाँ पे पार्टली प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। एंड यहाँ पे नए कॉल की बात करूँ तो एक्चुअल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एक्चुअल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक्चुअल यहाँ पे आप खरीदारी करके चलिए। टारगेट और एसएल की बात कर लेते हैं। एक्चुअल फिलहाल एक अच्छे खासे लेवल पे है, लो बीटा स्टॉक हो चुका है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये लो बीटा स्टॉक ही आगे जाके एक अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। रीजनल लेवल पे 2410 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, खरीदारी करके चलिए। लो लेवल पे 2355 का एक एसएल मेंटेन करके चलेंगे।
टारगेट की बात कर लेते हैं तो 2455 का पहला टारगेट है। 2455 जैसे ही ब्रेक होगा आपको ये 2520 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। तो एक्चुअल यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। कुणाल जी, स्टॉप लॉस एक बार जरा दोबारा बता दीजिए प्लीज। सर स्टॉप लॉस जो होगा वो 2355 का होगा। 2355 का, ठीक है। सो 2355 का स्टॉप लॉस, 2455 का पहला टारगेट और 2520 का अगला टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एचयूएल पर ये राय है कुणाल जी की। चलिए अंशुल जी कुछ अलर्ट देना चाहते हैं। अंशुल जी, क्या निकल कर आया आपके स्क्रीन पर, कुछ आया है क्या नया चार्ट? सर कल ओपनिंग ट्रेड में हमने डिस्कस किया था 4200 रुपए के आसपास एचएएल बेच के जाना चाहिए। मैं लगभग बजट के एक दिन पहले से बताते आ रहा हूं कि आपको डिफेंस स्टॉक में सेलिंग करना चाहिए। 4650 रुपए से 4000 रुपए आ गया है एचएएल। कल भी 4200 रुपए में सेल दिया था। सेम इज विद बीडीएल, कल सेल बताया था 1320 रुपए के आसपास, 1272 रुपए चल रहा है और बजट के दिन से 1550 रुपए से 1250 रुपए आ चुका है। अभी भी कोई बाउंस बैक, इधर उधर हल्के बाउंस बैक आ सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेंड नीचे का है। तो जो व्यू मेरा बजट के टाइम से था कि आपको 20 से 30% करेक्शन दिखेगा, 15% ऑलरेडी आ चुका है वहां से। बट अभी भी मेरे को यहाँ पे क्लियर कट डाउनसाइड और हेवी सेलिंग दिख रही है, जिसको कहते हैं फ्लश सेलिंग, वो अभी नहीं आई है। ये छोटी छोटी सेलिंग है। एक फ्लश सेलिंग जिसमें बॉटम बनता है अभी भी पेंडिंग है। तो यहां से भी अभी और गिरावट आपको बीडीएल एचएल में देखने के लिए मिल सकती है। तो बीडीएल एचएल में यहां से भी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अंशुल जी का ये नजरिया है और अभी भी वो एचएल पे सेल रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं। लेकिन एचएल पे मैं एक फंडामेंटल राय भी लेना चाहता हूं। चार्ट के हिसाब से तो अंशुल जी ने बता दिया। फंडामेंटल राय इसलिए कि दो डेवलपमेंट्स हुई। पहली ये कि एमका जो प्रोग्राम है हमारा, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, यानी जो 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन्स बनाने के लिए जो प्लान है, उससे एचएल बाहर हुआ है। एक ये खबर कल आई थी। और आज जो है वो मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग आई है। उन्होंने अंडर वेट की रेटिंग दी है अपनी इक्वल वेट की रेटिंग से घटाकर, और टारगेट प्राइस जो उन्होंने कट करके 3355 का कर दिया है। पहले वो 5092 का टारगेट था। 4000 के आसपास भाव ऑलरेडी आ गए। 5% की गिरावट आज देखने को मिल रही है। मयूरेश जी से एक फंडामेंटल राय लेते हैं कि कहां इस गिरावट में किस लेवल पर जाने के बाद शायद मौके मिले। तो एक फंडामेंटल राय आपके पास रहेगी तो आपको एक अंदाजा रहेगा कि फंडामेंटली कंपनी कैसी है। तो मयूरेश जी, एचएएल पर आपकी राय जानना चाहेंगे। ये जो ऑर्डर की एक डिसअपॉइंटमेंट है शायद, उससे अगर ये स्टॉक गिर रहा है तो मैं मानता हूं कि आई थिंक ये सेल ऑफ एग्जैजरेटेड है। दो वजह से, क्योंकि इनके अगर एक्सिस्टिंग ऑर्डर बुक आप देखेंगे इतनी तगड़ी है कि अगले 5 से 7 वर्षों में पूरी की पूरी रेवेन्यू विजिबिलिटी एचएएल के पास है। दूसरा, आई थिंक जो रिसेंट ऑर्डर्स एचएएल ने जीते हैं यहाँ पे इनके मार्जिन्स काफी बेहतर है और इसलिए आई थिंक जैसे ये एग्जीक्यूट करेंगे एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक का, जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस रहने वाला है वो रिलेटिवली बेहतर रहने वाला है। तीसरी चीज, इन टर्म्स ऑफ द कोर डायनेमिक्स इटसेल्फ, आज अगर हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक को एक बाइफरकेट भी करते हैं तो इनके पास एक वेल डिवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है अक्रॉस वेरियस डोमेन्स, और इनको एग्जीक्यूट ये सारी ऑर्डर बुक करने के लिए भी थोड़ा समय लगने वाला है। तो ये मैं मानता बिल्कुल नहीं हूं कि अगर ये ऑर्डर नहीं मिला तो आई थिंक एक बहुत बड़ा डिट्रीमेंटल फैक्टर है, बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो रेवेन्यू ग्रोथ है, विजिबिलिटी है, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है, ये ठीक ठाक ही रहने वाला है। एक चीज है कि ये स्टॉक अच्छा खासा आउट परफॉर्म्स कर रहा था, बट कहीं ना कहीं आई थिंक व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रोबेबली अस्यूम इज कि क्या ये एग्जीक्यूट अच्छी तरह से कर पाएंगे इन द कमिंग फ्यू क्वार्टर्स। हमें ये मानना चाहिए कि डिफेंस कंपनीज के लिए एक आध दो क्वार्टर एक एग्जीक्यूशन मिस हो सकता है फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर, वो मॉनसून रिलेटेड हो या रिसीवेबल्स में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टेट इलेक्शंस जो ड्यू है ये वर्ष अक्रॉस इंडिया इन वेरियस स्टेट्स, तो कहीं ना कहीं आई थिंक यू हैव टू टेक दैट इनटू कॉग्निजेंस। बट स्ट्रक्चरली आई थिंक एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ऑब्वियसली स्टिक करती है। एचएएल के हिसाब से जैसे हम देखते हैं रेटिंग रैंकिंग्स थोड़े पुअर हो चुके हैं, क्योंकि जो उसकी प्राइस स्ट्रेंथ है ये शायद ड्रॉप हो रही है बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर। और इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स की जल्दबाजी ना करें, बट स्ट्रक्चरली आई थिंक ऑन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इट रिमेन्स अ वेरी गुड स्टोरी। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है, स्ट्रक्चर अच्छा है इसका। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को लेकर कोई सवाल नहीं है इस फ्रंट पर। हालांकि आज हम देख रहे हैं कि इसमें सेल ऑफ थोड़ी इंटेंसिफाई हो रही है, 5% की गिरावट है।
बाजार की गिरावट भी बढ़ रही है और निफ्टी है करीब 100 अंक नीचे इस वक्त अगर आप देखेंगे। और निफ्टी बैंक की जो कमजोरी है वो है 70 अंकों के आसपास की। तो निफ्टी बैंक तो नहीं, लेकिन निफ्टी में जो प्रेशर है वो आ रहा है और उस प्रेशर की वजह ये है कि मेटल शेयर आज फिर से टूटते हुए आपको नजर आएंगे। हिंदुस्तान जिंक करीब 6% नीचे, इसके अलावा नैल्को, वेदांता, हिंडाल्को, ये तमाम शेयर आज के सत्र में गिरावट के शिकार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सचेंज वाला शेयर एमसीएक्स करीब करीब 4% नीचे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि टेक्सटाइल स्टॉक्स जो खूब चले थे वहां पर भी ऊपरी स्तर पर थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। राय आपसे लेना चाहेंगे अंशुल जी, एमसीएक्स के स्टॉक पर। एमसीएक्स क्या करें? जिनको काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा हो, क्या एक बार के लिए एग्जिट ले ले और नीचे के लेवल का वेट करें? अच्छा देखिए, एमसीएक्स का चार्ट देख लीजिए या चांदी का चार्ट देख लीजिए, ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट है। जहां पे कल से चांदी खड़ी थी $88 के पास और वर्टिकल डाउन मूव आई है। ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न एफवीजी के अंदर 2 दिन से एमसीएक्स में सेलिंग दिख रही है। 10 डे मूविंग एवरेज एक आखिरी सपोर्ट है 2400 रुपए पे। अगर आपके पास लॉन्ग है तो 2400 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस ले लीजिए, क्योंकि 2400 रुपए टूटने के बाद हेवी शॉर्ट्स भी ओपन होंगे और जिनके पास लॉन्ग है उनकी प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट होगी। 50 डे मूविंग एवरेज बजट के दिन टेस्ट हुआ था, फिर से रीटेस्ट होते हुए दिख रहा है 2200-2230 की जोन में। तो अगर शॉर्ट ओपन करना है या लॉन्ग्स पे प्रॉफिट बुक करना है, 2400 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। उस लेवल के नीचे क्लियर कट हेवी सेलिंग देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, एमसीएक्स को लेकर ये भी हो गया। आज हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं ना वहां पर गर्मी है और रेस्टोरेंट स्टॉक में वेस्टलाइफ फूड करीब करीब 6-6.5% की गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा ये शेयर नीचे आए हैं, लेकिन अब थोड़ी स्टेबिलिटी के संकेत इसमें दिखाई दे रहे हैं। कुणाल जी, वेस्टलाइफ फूड आज देखिए करीब 6% ऊपर, कोई ट्रेड बनता है इसमें? वेस्ट लाइफ फूड की बात करें, फिलहाल स्टॉक में जो मोमेंटम हमें देखने को मिल रही है, जिस हिसाब से स्टॉक को फिलहाल ट्रेड कर रहा है 504 के अराउंड, मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलिए। ऊपरी लेवल पे 515 516 के अराउंड स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। 516 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन होता है तो फिर अच्छी खासी रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पर 570 से लेके 590 तक के लेवल भी ये स्टॉक एज टारगेट हमें दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है फिलहाल पॉजिटिव साइड का है, लेकिन थोड़ा सा वेटिंग वॉच करके चलने की सलाह रहेगी नई पोजीशन बनाने के लिए। ठीक है, वेस्टलाइफ फूड को लेकर ये भी हो गया। आईडीबीआई बैंक में हम देख रहे हैं कि प्राइस के साथ साथ ना वॉल्यूम एक्शन भी अब बढ़ रहा है और डाइवेस्टमेंट को लेकर पॉजिटिविटी है। सरकार ने तो वैसे पहले ही कह दिया था कि FY26 खत्म होते होते हम इसमें डाइवेस्टमेंट कंप्लीट कर लेंगे। आज फिर से हम देखें कि 3% का उछाल कल की जबरदस्त रैली के बाद और भाव हो गया है 112-13 रुपए के आसपास के। मयूर जी, राय आपसे लेना चाहेंगे आईडीबीआई बैंक पर, क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी यहां से? कुछ समझ में नहीं आता है अभिषेक जी आईडीबीआई बैंक को लेके, वेरी अर्नेस्टली क्योंकि आई थिंक जो न्यूज आते रहती है कि डाइवेस्टमेंट होगा नहीं होगा, किस हिसाब से होगा, क्या भाव पे होगा, कैसे होगा, आई थिंक इतना टू एंड फ्रो हुआ है पिछले कई क्वार्टर्स और वर्षों में कि टू टेक अ कॉल इज वेरी डिफिकल्ट। पर एक जो अनाउंसमेंट हुई है बजट में इन टर्म्स ऑफ अ कमिटी प्रोबेबली सिटिंग ऑन टॉप फॉर बैंकिंग रिफॉर्म्स, इस पे क्या कंस्ट्रक्टिव कंसेंसस निकल के आता है, ये बहुत लाजमी होगा। एक अगर कंसेंसस निकल के आता है फ्रॉम द बैंकिंग रिफॉर्म कमिटी एंड दैट प्रॉब्ली गेट्स द एसेंट इन टर्म्स ऑफ द रेगुलेटर एज वेल एज द पार्लियामेंट्री एसेंट, आई थिंक जो एक रोड मैप बनता है ना सिर्फ आईडीबीआई के लिए बट डाइवेस्टमेंट एज अ स्ट्रक्चर के लिए व्हेन इट कम्स टू पीएसयू एंटरप्राइजेस वेदर इट्स बैंक्स और एनी अदर एंटरप्राइजेस इन जनरल, इसमें एक रोड मैप फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा और इसलिए आई थिंक फोकस में जरूर रहेगा ये स्टॉक अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ अदर सीपीएसईज। इन माय ओपिनियन आई थिंक ये बहुत क्रिटिकल अनाउंसमेंट था बजट में, कैसे इसकी डेवलपमेंट्स होती है और कैसे रेगुलेटरी पाथ इसका डिफाइन होता है अगले कुछ महीनों में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा विच कैन बी अ गेम चेंजर फॉर आईडीबीआई एंड जनरली आई थिंक द एंटायर सीपीएसई स्पेस। ऑलराइट, तो चलिए आईडीबीआई बैंक यहाँ पर रखते हैं नज़र। काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो ज़रूर रहता है बट आज के सत्र में स्टॉक 3% ऊपर है। पर चलिए अब स्वागत करते हैं रूपक डे जी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं शो में। रूपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप अपनी कॉल्स ही दे दीजिए, कहाँ पर है आपकी नज़र बाजार खुलने के बाद? गुड मॉर्निंग सृष्टि।
देखिए, मेरा कॉल रहेगा सबसे पहले तो टेक महिंद्रा पे। ये कॉल आईटी स्टॉक्स में मुझे लगता है रिकवरी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लिया, मतलब 16 से ऊपर से थोड़ा सपोर्ट लिया। यहाँ से अगर बाई करते हैं 1645 के आसपास चल रहा है, और टारगेट रहेगा 1700 की, और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1624 की। दूसरा कॉल रहेगा नाइका। नाइका का चार्ट अगर देखें तो ये लोअर बॉटम बनाया, बट सपोर्ट मिला उसको 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। पर अभी फिलहाल 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 255, टारगेट रहेगा अपसाइड में 270 का, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 247। ये नाइका यहाँ पर आप रख सकते हैं नज़र। स्टॉक में अभी थोड़ा सा मोमेंटम ज़रूर दिखना चालू हो गया है, और साथ ही आईटी काउंटर्स में अच्छी रिकवरी आ रही है। आईटी काउंटर्स भी जो है रूपक को पसंद आ रहे हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इंडेक्स में ही एक अच्छा मूव आते हुए हमने देखा है। देखिए कल जो है एक भारी पिटाई ज़रूर हुई थी, और साथ ही कॉग्निजेंट के जब नंबर्स आए तो वहाँ से उनकी गाइडेंस को वो बीट करते हुए नज़र आए। साथ ही साथ जो आय थी वो भी उम्मीद से अच्छी थी, वहाँ से थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर मिला है। और आईटी इंडेक्स अब हरे निशान में लौटता हुआ रूपक की कॉल टेक एम पे ज़रूर है। पर एक बार मार्केट्स पे क्विकली नज़र डाल लें। हल्की रिकवरी निचले स्तरों से फिलहाल निफ्टी 50 के लिए, और निफ्टी बैंक भी अभी फिलहाल लाल निशान में ही है। बट क्या अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है? जी हाँ, वो HAL है। साथ ही टिमकेन, ये कंपनी के भी नतीजे आए थे, नतीजे उम्मीद से थोड़े कम ज़रूर रहे थे। 6% के कट फिलहाल टिमकेन का काउंटर दिखा रहा है। एक बार अंशुल, आपकी राय टिमकेन पे? 6% की गिरावट ऑलरेडी है। इन पे एक किका पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। कल ऑलमोस्ट हाई पे जाके क्लोज किया था, आज हाई के नीचे गैप डाउन खुला है और सीधा 50 डे मूविंग एवरेज पे खुला है। बेरिश किका पैटर्न की फॉर्मेशन है, और जनरली जब किका पैटर्न फॉर्म होता है 8 से 10% की फॉलो थ्रू सेलिंग आती हुई दिखती है। मेजर सपोर्ट 3040 है, विच इज 50 डे मूविंग एवरेज। इसके नीचे एक 8 से 10% की फ्रेश डाउन मूव ट्रिगर हो सकती है। अगर आपके पास किसी भी तरह का लॉन्ग है, 3040 आपका लास्ट स्टॉप लॉस है। इसके नीचे भारी सेलिंग दिखेगी, 8 से 10% की बेरिश किका पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है। तो चलिए, कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए, कुछ पैटर्न्स बन रहे हैं जिसके चलते और भी गिरावट हावी हो सकती है, तो टिमकेन पर एक बार नज़र ज़रूर रखिए। हालांकि नतीजे इतने भी बुरे नहीं थे जिस तरीके से जो है स्टॉक का रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। साथ ही ऑटो कंपनीज में से अपोलो टायर्स के भी नंबर्स आए थे, हालांकि कॉन कॉल होना बाकी है, बट स्टॉक फिलहाल सपाट है। इसको भी एक बार नज़र में ज़रूर रखेंगे कि आगे के लिए क्या कुछ एक्शन रहता है। कुछ और एक्शनेबल काउंटर्स में डिफेंस काउंटर्स की पिटाई बहुत हो रही है। देखिए HAL की तो खबर है, 5-6% टूटता हुआ दिखा है स्टॉक, पर चाहे आप BDL ले लीजिए, इवन GRSE जैसे काउंटर्स भी जो हैं बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। एक बार कुणाल, आपका व्यू समझना चाहेंगे, खास तौर से अगर आप भारत डायनामिक्स और GRSE पर अपना व्यू दें। NSE 500 के टॉप लूजर्स में शामिल है ये। ऑलराइट, तो शायद हमारा कनेक्ट टूट चुका है कुणाल से। एक बार रूपक, आपका व्यू भारत डायनामिक्स और GRSE पे, क्या दोनों और कमज़ोर हो सकते हैं? जी, मुझे लगता है अगर BDL की बात करें तो BDL का चार्ट पैटर्न में ब्रेकडाउन है। प्रीवियस स्विंग जो लो था उस पे ब्रेकडाउन आया, उसके बाद उससे पहले और एक 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास रिएक्शन मिला था। तो फिलहाल मुझे लगता है नेगेटिविटी और इंक्रीज हो सकता है। नीचे सपोर्ट रहेगा 1114 का, मतलब यहाँ से 100-150 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है। हाँ, मोमेंटम चेंज हो सकता है, सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, जो कि 1300 के ऊपर, 1300 के ऊपर स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएटेड होगा। चलिए, तो ये भारत डायनेमिक्स पे आपको राय मिल गई है। एक शेयर बहुत शानदार तेजी दिखा रहा है, वो है फोर्स मोटर्स का, और मैं इस पर एक फंडामेंटल व्यू चाहता हूँ मयूरेश जी से। मयूरेश जी, नतीजे अच्छे आए थे, Q3 के नतीजे अच्छे आए थे, और उसके दम पे आज जो है वो तेजी शानदार दिख रही है, 7.5% के आसपास की तेजी दिख रही है। क्या फंडामेंटल व्यू बनता है इस पर्टिकुलर कंपनी को लेकर आपका? नहीं, आउट परफॉर्म कर रही है। आई थिंक नंबर्स वर रियली गुड, और मेरे ओपिनियन में अगेन आई थिंक अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं
कि एक स्टेबिलिटी रहे वॉल्यूम्स में, तो शायद पोस्ट मोटर्स के पास है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटीज आर ऑल गियर्ड अप। इनपुट कॉस्ट हालांकि थोड़े बढ़ रहे हैं। व्हाट वी हैव बीन हियरिंग इन द पास्ट फ्यू डेज इज दैट शायद स्टील की कीमतों में, रीबार प्राइसेस में इंक्रीज देखा जा सकता है। तो देयर माइट बी सम एलिमेंट ऑफ एन इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, बट आई थिंक ये पास थ्रू हो सकता है क्वाइट इजीली। और जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द पास थ्रू बीइंग कंज्यूम्ड बाय द एंड कंज्यूमर्स ऑफ पोस्ट मोटर्स, आई थिंक ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है। तो आई थिंक ऑपरेटिंग लेवरेज, वॉल्यूम ग्रोथ, मार्जिन परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें अच्छी रह सकती है। जिनके पास है बिल्कुल बने रहना चाहिए। तो फोर्स मोटर्स के ऊपर ये रहा है। आप देखिए, एक चार्ट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आज का जो मार्केट कैप बढ़ा है वो 1500 करोड़ के आसपास आज के खाली मार्केट कैप में बढ़ा है। टोटल मार्केट कैप जो कंपनी का है वो 27,500 करोड़ के भी पार निकल गया है। ये आज की बड़ी तेजी का एक नतीजा है। और अब आपको इस तरह के ना स्क्रीन्स पर दिख जाया करेंगे कि कितना वैल्यू एडिशन आज हुआ है, तो एक अंदाजा आपको इससे भी लगेगा। तो हम नई चीजें हमेशा ऐड करते रहते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स ज्यादा इन्फॉर्म्ड रहें, ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले पाएं। चलिए, एक और शेयर है मैरिको का। मैरिको पर खबर यह है कि कंपनी ने एक डिजिटल फर्स्ट फंक्शनल वेलनेस ब्रांड कॉस्मिक्स को अक्वायर करने के लिए 60% स्टेक अक्वायर करने के लिए 225 करोड़ रुपए की पेमेंट की है और अक्वायर किया है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। 1.5% के आसपास की तेजी शेयर में दिख रही है और इसको ऐसे कंसीडर किया जा रहा है कि कंपनी हाई ग्रोथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो एक सेगमेंट है उसके अंदर वो अपनी एंट्री को स्ट्रांग करना चाहती है। इस पर एक राय लेते हैं रूपक से। रूपक जी, क्या राय आपकी मैरिको को देखकर बनती है? 1.5% के आसपास की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। जी, मैरिको का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन का कंसोलिडेशन था और कंसोलिडेशन से पहले 200 डेज मूविंग एवरेज के एक बार सपोर्ट लिया है, तो स्टॉक का मोमेंटम अच्छा रह सकता है। और ओवरऑल एफएमसीजी इंडेक्स जो कि मुझे पिछले 6 महीने से नेगेटिव लग रहा था, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा रिकवरी आ सकता है ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में। तो मैरिको जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 725। हाई रेंज पे मुझे लगता है 780 तक जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये आप देखिए 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहाँ पे भी आज जो है वो ऐड हुई है 1.5% की तेजी में। 96,727 करोड़ का मार्केट कैप आपका हो गया है। तो ये एक वैल्यू एडिशन इसके आज शेयर में इस तेजी की वजह से। चलिए, एक राय हिंदुस्तान जिंक पर लेते हैं। अंशुल जी हमारे सिल्वर पर काफी नेगेटिव है। वो कह रहे हैं कि आपको $60 के टारगेट, $59-60 के टारगेट मिलेंगे। आज भी जो है वो सिल्वर गिरा हुआ है 6% की लोअर सर्किट पे और वो 75 के आसपास है। हिंद जिंक देखिए 6% के आसपास की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। अंशुल जी, क्या सेम नजरिया आपका सिल्वर जैसा ही नजरिया हिंद जिंक के ऊपर भी है या कुछ अलग है? अच्छा देखिए, मेटल स्टॉक्स में मेटल इंडेक्स में एक शॉर्ट टर्म टॉप बना है और पुल बैक आनी है 10,600 तक ऑन द मेटल इंडेक्स। तो ये सारे स्टॉक्स पहले एक बार अपने मेजर सपोर्ट जोन टेस्ट करेंगे। हिंदुस्तान जिंक में बाउंस बैक इसलिए आया था क्योंकि 20 वीक मूविंग एवरेज 560 पे टेस्ट हुआ था। बाउंस बैक खत्म हो गया, वापस आज 50 डे के नीचे हम गैप डाउन खुले हैं, तो स्विंग लोज वापस 545 टेस्ट होते हुए दिखेंगे और वो जब टूटता है तो और डाउनसाइड दिखेगी। सेम इज विद इसका छोटा भाई जो है हिंद कॉपर, वहां भी पुल बैक कंप्लीट हो चुकी है, वहां भी डाउनसाइड इनिशिएट हो रही है। 20 डे मूविंग एवरेज पे खड़ा है, जैसे ही 575 तोड़ेगा 50 डे मूविंग एवरेज 510 की तरफ चलेगा। ऑलमोस्ट दोनों साथ में चलते हैं। हिंद जिंक गिरा है तो हिंद कॉपर भी पीछे पीछे फॉलो करेगा ही। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक को लेकर ये व्यू 600 रुपये के आसपास के भाव हो गए। और अगर आप हिंदुस्तान जिंक से जुड़ी हुई जो कंपनी है वेदांता, उसको भी अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस गिर के आ गए 650 रुपये के आसपास। तो चांदी और चांदी से रिलेटेड तमाम स्टॉक्स में आज हम देख रहे हैं कि गिरावट आपको देखने को मिलेगी। एक सॉलिड कंपनी है, मयूरेश जी व्यू आपसे जानना चाहेंगे। महिंद्रा फाइनेंस, M&M फाइनेंस, और कंसिस्टेंटली हमने देखा है कि इनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छे रहे हैं। क्वार्टर 3 की जब नंबर्स आए तो हमने देखा कि एसेट क्वालिटी इन्होंने इंप्रूव किया है और लगातार 3 सत्र से शेयर चल रहा है M&M फाइनेंस का। वैल्यूएशंस काफी रीजनेबल अभी भी। राय आपकी, क्या यहां से भी खरीद सकते हैं? नंबर्स ठीक ठाक है और जैसे एक ऑटो स्पेस में हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी सुधार के डायनामिक्स दिख रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ में। आई थिंक दैट इज ऑब्वियसली रिफ्लेक्टिंग इन टर्म्स ऑफ बेटर नंबर्स ऑन द कोर ऑपरेटिंग पार्ट। ऑटो से ऑब्वियसली ये डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं और इसलिए हमें लगता है आई थिंक जो एक ऑटो का पूरा डोमिनेंस था कुछ वर्षों पहले, दैट इज गॉट नाउ वेल डिवर्सिफाइड। एसेट क्वालिटी के प्रेशर्स काफी प्रोफाउंड थे कुछ तिमाहियों पहले और काफी स्टिकी हो गए थे, GNPAs NPAs दोनों।
बट कहीं ना कहीं आई थिंक यू आर प्रॉब्ली सीइंग साइंस ऑफ रिकवरी हैपनिंग ऑन दिस काउंट एज वेल, जिसके वजह से आई थिंक जो पेरेंटेज है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रेडिट रेटिंग्स बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज बैकिंग दैट M&M फाइनेंशियल प्रॉबली हैज, और जो एक बिजनेस एनवायरनमेंट में सुधार देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव संकेत दे रहा है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ। आई थिंक लीडरशिप स्टॉक जो हमेशा हम MSI मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं, वो बैंक से हो या NBFC से हो, आई थिंक दे विल कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि जिन कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग होगी, स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी होगी, स्ट्रॉन्ग टियर 1 रेशियोज होंगे और एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होगा रिस्क मैनेजमेंट मैकेनिज्म्स के ऊपर, दीज कंपनीज विल आउट परफॉर्म इट्स पीयर्स। और कहीं ना कहीं NBFC स्पेस में श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, M&M फाइनेंस शायद ये चेक बॉक्सेस टिक कर दें। ठीक है, M&M फाइनेंस को लेकर ये व्यू हो गया। एक बार जरा HDFC AMC के शेयर को लेकर आइए। और हमने देखा था कि बजट में जब STT बढ़ाने का ऐलान हुआ तो तमाम AMC स्टॉक्स में बाइंग हो रही थी, हालांकि बहुत बड़ी बाइंग नहीं थी। और जब जब ऐसी खबरें आती हैं कि सरकार किसी न किसी तरह से रिटेल इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को डिस्करेज करना चाहती है FNO में, तब तक इन स्टॉक्स में मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है। HDFC AMC आज तो 1% ऊपर है, लेकिन पिछले 8 में से 7 सत्र में तेजी इसमें हम देख चुके हैं और भाव निकल गए हैं 27.5 रुपए के ऊपर। अंशु जी, अपवर्ड मोमेंटम HDFC AMC में राय आपकी क्या होगी? क्या यहां से भी बाइंग कर सकते हैं इसमें? तो देखिए, बजट के दिन इसमें एक गैप अप ओपनिंग हुई थी और 55 दिन के कपना पैटर्न का ब्रेकआउट आया था और वो फेल हुआ था, बट कोई फॉलो थ्रू सेलिंग नहीं बनी वेडनेसडे कल के सेशन में, और आज के सेशन में वापस से ब्रेकआउट पॉइंट 2738 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। जो हाई था ट्यूसडे का 2770, इसके ऊपर निकलते से ही जितनों ने ये ब्रेकआउट फेल प्रिडिक्ट करते हुए शॉर्ट्स किए हैं या माल बेचा है, ये सब अंडर वाटर आ जाएंगे और एकदम इसमें तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी। 2738 इमीडिएट ब्रेकआउट है, बट मैं कंफर्टेबल रहूंगा बाइंग करने में 2770 के ऊपर। उसके बाद कोई भी क्लियर रेजिस्टेंस नहीं है, एटलीस्ट अपसाइड 2856 तक। तो थोड़ा सा महंगा बाई कर लीजिए 2770 के ऊपर, क्योंकि कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अप ट्रेंड अच्छे से रिज्यूम हो रहा है और आपका टारगेट खुल जाएगा 2841.75, जो कि स्विंग हाई है 28 अक्टूबर 2025 का। ठीक है, HDFC AMC आपके लिए खरीद की सलाह है। 2770 के ऊपर निकल जाता है शेयर, वहां पर अगर टिके तो आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी बनेगी। एक शेयर कल हमने देखा कि तूफानी रफ्तार से दौड़ा, शीला फोम, और नंबर इन्होंने जो रिपोर्ट किए वो काफी एक्साइटिंग नजर आए, प्रॉफिट डबल हो गया और हमने देखा कि शेयर में लिस्टिंग के बाद की एक दिन की सबसे बड़ी तेजी आई है। हालांकि अभी भी अगर आप शेयर को देखेंगे तो जिनके IPO प्राइस हैं 700 रुपए के ऊपर के IPO प्राइस से वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन 2 सत्र में शेयर ये 500 रुपए से बढ़ के 650 रुपए के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मयूरेश जी, आपसे व्यू जानना चाहेंगे। शीला फोम वैसे तो मतलब ब्रांड रिकॉल अच्छी है, स्लीपवेल की एक अच्छी ठीक ठाक कंपनी रही है नाम के हिसाब से, लेकिन कहीं नहीं प्रोमोटर्स को लेकर, प्रोमोटर्स के इंटेंट को लेकर मेरे मन में सवाल अक्सर उठते रहते हैं। आप जरा राय दीजिए, क्या करना चाहिए शीला फोम में? दैट इज प्रिसाइसली अभिषेक जी, क्यों मार्केट भी थोड़ा फेयरफुल है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। एट द सेम टाइम आई थिंक जो एक नंबर्स की डिलीवरी है ये कंसिस्टेंट नहीं रही है अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। कंपटीशन है बट आई थिंक उतनी नहीं है जितनी हम मान के चलते हैं। मार्केट साइज ठीक ठाक है ओवरऑल मार्केट फॉर बेड मैट्रेसेस एक्सेट्रा, बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये 2 दिक्कतों की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है स्टॉक के ऊपर। तो जो रेटिंग रैंकिंग हम देखते हैं काफी पुअर है शीला फोम पे, नंबर ठीक ठाक रहेंगे बट कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आती तब तक वैल्यूएशन मल्टीपल मेरी रेटिंग आना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ऑलराइट, तो चलिए शीला फोम यहाँ पर रखते हैं नज़र। कहीं ना कहीं प्रमोटर्स को लेकर चिंताएं ज़रूर हैं और स्टॉक का जो मूवमेंट है या फिर अपसाइड है वो थोड़ी सी कैप्ड फिलहाल लग रही है। तो मयूरेश जी, आपका इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आज आपने समय निकाला और ढेर सारे काउंटर्स पे चर्चा भी की। पर चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज हमें ऑप्शन की चैंपियन की रणनीति बताने के लिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ चुके हैं येस सिक्योरिटीज से। बताइए सर,
कहाँ पर है आज ऑप्शन की कॉल? सुप्रभात सृष्टि जी। आज के ऑप्शन चैंपियन में हमने आरईसी लिमिटेड को सिलेक्ट किया है। काफी लंबे समय के बाद इस स्टॉक ने अपने 200 डीएमए को रिक्लेम किया है और एक कंसोलिडेशन ब्रेक थ्रू मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कप एंडल पैटर्न का 384 के ऊपर। तो हमने 385 के कॉल ऑप्शन को बाय करने का रिकमेंडेशन दिया है। अराउंड 10 रुपीज के आसपास हमें इसे बाय करना है। इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो 16 रुपीज का रहेगा और स्टॉप लॉस हमें 6 रुपीज का मेंटेन करना है बाय करते समय। तो जो ओवरऑल रिस्क बन रहा है लॉट साइज को देखते हुए वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 5600 रुपीज का, और अगर टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो है 11,200 रुपीज का। ऑलराइट, तो चलिए आरईसी यहाँ पर 385 की फेब सीरीज़ की कॉल ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। उससे जुड़े स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पे दिए गए थे। लक्ष्मीकांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए और हमें ये कॉल देने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए। पर हम आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ स्पेस में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में ही रखकर आप ट्रेड लें, अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो। पर चलिए इस बीच बाजार पे लौटते हैं और फिलहाल डे लो पे बाजार 140 अंकों की गिरावट आप निफ्टी 50 में देख सकते हैं। 25,700 का लेवल तोड़ता हुआ नीचे। निफ्टी बैंक भी 120 अंक कमजोर। हम आपको बोल ही रहे थे कि एक बार इंडिया विक्स पर भी नजर डालिएगा और वहां से थोड़ी तेजी के संकेत जरूर आ रहे हैं। तो देखते हैं इसे इंडेक्स को भी ट्रैक जरूर करना पड़ेगा। बट डिफेंसिव्स, जी हाँ, ये फिर से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे HUL अब बन चुका है निफ्टी का टॉप गेनर। साथ ही साथ टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स भी थोड़े बहुत अप मूव दिखा रहे हैं। एक बार HUL पर आपकी राय, अंशुल आप ही बताइए कि HUL कैसे देख रहे हैं आप इसे? 1% की तेजी है। जहां तक मुझे याद है आप FMCG काउंटर्स पे इतना बुलिश है नहीं। बिल्कुल, एफएमजीसी काउंटर्स पे मैं बहुत बेरिश हूँ। यहाँ पे डाउन साइड दिख रही है एफएमसीजी इंडेक्स में 50 या 99 एंड बिलो। बट HUL में एक बाउंस बैक दिख रहा है, क्योंकि आपको माल बेचना भी है तो थोड़ा सा सेल ऑन रैलीज करना होगा। तो ये सेल ऑन रैलीज वाली रैली है जो प्रोबेबली 2450 तक जाएगी। 2450 तक सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट है, वहां तक पहुंचता है और किसी भी तरह का बेरिश एविडेंस मिलता है तो फिर स्टॉक में सेलिंग करनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा भी बाउंस बैक दिख रहा है, बाउंस बैक के बाद सेल करते हैं तो 2255 मेजर सपोर्ट है, वहां तक डाउनसाइड दिखेगी। लेकिन इस डाउनसाइड के लिए भी आपको एक 50 रुपए ऊपर की अपसाइड चाहिए, तब आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा। यहाँ से बेचेंगे तो स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा। तो 2450 इज द जोन जहां पे आपको छोटा स्टॉप लॉस से एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि FMCG काउंटर्स में जो है एक अच्छा मूव है और ये कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट भी जो है आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर इमामी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करता हुआ कल भी काफ़ी वॉलेटाइल था। बट एक बार रूपक जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई थिंक आपकी नायका पे कॉल थी और नायका जो है अभी फ़िलहाल डे हाई के आसपास है। साथ ही रूपक जी एक बार HDFC AMC पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि आज जेफरीज का भी एक नोट आया है और पूरे AMC काउंटर्स पे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार क्विकली रूपक जी, क्योंकि ये प्रीवियस डे या फिर एक दिन पहले छोड़ दे तो उसके हाइस को क्रॉस कर रहा है, फिलहाल कैसे देख रहे हैं आप? चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब रिसेंटली ऊपर आया, लास्ट 3 दिन से सस्टेन कर रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। और डेली चार्ट में देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी दिया है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है यहाँ से 29,70,000 तक जा सकता है ऊपर। इनके पास से वो होल्ड कर सकते विद स्टॉप लॉस ऑफ 2720। ये HDFC AMC पर हमने पहले भी राय ली थी और एक बार फिर से हमने इसको रिव्यू किया, क्योंकि देखिए जितने भी AMC काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा मूव ज़रूर आ रहा है और बताया यही जा रहा है कि STT लगने के बाद सरकार का भी फोकस है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर आप फोकस करें और ऐसे में जितने AMC काउंटर्स हैं वो बिगेस्ट बेनिफिशरी रह सकते हैं। HDFC AMC में अच्छा मूव है। निपॉन भी आप देख पाएंगे कि वहां पर भी आज शायद आपको अच्छा एक्शन दिखे। एक बार निफ्टी बैंक के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नज़र डालते हैं, क्योंकि वहां पे कमज़ोरी हावी हो रही है और एक्सिस बैंक
1% कमज़ोर फिलहाल। इंडसइंड बैंक 1% टूटता हुआ और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग आधा % नीचे। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे आज फिलहाल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट रूपक, एक्सिस बैंक की ये कमज़ोरी को मौके के तौर पे लेना चाहिए क्या? क्योंकि एक तो FIIs का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा स्टॉक हाल फिलहाल बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, खास तौर से अपने अर्निंग्स के बाद। जी मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट रहेगा एक्सिस बैंक पे, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर इंडिकेटर देखते हैं तो इस पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है और फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में है पिछले 3 दिनों से। एक सपोर्ट है 1310 का सपोर्ट टूटता है तो जो ये सेलिंग प्रेशर वो गहराते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये सेल ऑन राइज रहेगा। 1376 का स्टॉप लॉस से सेल करना होगा, नीचे 1270 तक आ सकता है। सो एक्सिस बैंक 1376 के स्टॉप लॉस के साथ आपको सेल करना होगा, 1270 तक के टारगेट आपको नीचे मिल सकते हैं। ये राय आपको एक्सिस बैंक के ऊपर रूपक जी की तरफ से। चलिए, अभी हम बात कर रहे थे AMC काउंटर्स की, और उसके उलट एक और चीज हो रही है कि जो मार्केट प्लेटफॉर्म शेयर्स है ना, वहां गिरावट देखने को मिल रही है। MCX आप देखिए 4% टूटा हुआ है, एंजल वन देखिए 2% टूटा हुआ है, केफिन टेक देखिए वो भी 1.5-2% के आसपास, वहां भी आपको गिरावट आज देखने को मिल रही है। यहां क्या हो रहा है ये इंटरेस्टिंग होगा देखना चार्ट्स पर। अंशुल जी, एक बार जरा चेक कीजिए ये मार्केट प्लेटफॉर्म के शेयर्स में क्या हो रहा है। MCX में 3% की गिरावट है, एंजल वन भी 2% टूटा हुआ है। सर MCX तो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया कि डाउनसाइड अच्छी खासी दिख रही है। के फिनटेक का आपने नाम लिया, के फिनटेक में वापस से ब्रेकडाउन आ गया है 1018 रुपए का। पिछले कई हफ्तों से 25 अगस्त 2025 से लगभग 22 हफ्ते से ये इस लेवल को डिफेंड कर रहा था। अब फाइनली ब्रेकडाउन आ गया है। अगर ये आज 1018 के नीचे क्लोज करता है तो इसमें फिर लंबी डाउनसाइड खुल जाएगी। 17,200 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी स्मॉल कैप स्टॉक है, और स्मॉल कैप स्टॉक में ब्रेकडाउन के बाद 15 से 20% की फॉल, ब्रेकआउट के बाद 20% की मूव अपसाइड, और ब्रेकडाउन के बाद 15 से 20% की डाउन मूव बहुत आराम से आती है। मेजर सपोर्ट 823 रुपए पे है, वहां तक ये स्टॉक नीचे आ सकता है अगर आज 1018 के नीचे क्लोजिंग आती है। क्लियर कट ब्रेकडाउन है, वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकडाउन है। 823 रुपए 30 पैसा जो स्विंग लो है आपका 15 अप्रैल 2025 का, ये आने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% दिख रही है, तो इस स्टॉक को बेच के चलना चाहिए। केफिन टेक में अगर 1018 के नीचे बंद होता है तो बिकवाली और बढ़ सकती है। और आप देखिए जिस स्पीड से अंशुल जी ने चार्ट देखा, उसी स्पीड से हमारे डायरेक्टर साहब ने मार्केट कैप का जो ग्राफिक्स है वो हमारी स्क्रीन पर ला दिया कि कितने का मार्केट कैप है, कितनी गिरावट आज जो है वो आई है। तो ये स्पीड और ये इंफॉर्मेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे, ये हमारा मकसद है। चलिए एक और काउंटर पे फोकस करते हैं। IOC आज अपने 52 वीक हाई बना चुका है। ये शेयर 177 का हाई बनाया है। पिछले एक हफ्ते में 8% की शानदार तेजी दिखा चुका है ये शेयर। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार रूपक जी से पूछ लेते हैं कि क्या ये तेजी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट का यहाँ मौका बन सकता है। रूपक जी जरा देखिए IOC के चार्ट से एक बार। जी IOC का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट टाइम फ्रेम में, और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से ना 194 और 200 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 167 पे। 167 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, ये राय आपको दे दी गई है IOC के ऊपर। चलिए एक और काउंटर है जहां पे फोकस करते हैं टीम लीज के ऊपर। MOSL की रिपोर्ट आई है, नोवामा की भी रिपोर्ट आई है ब्रोकरेजेस की, और बाई की रेटिंग दी है दोनों ने ही। 2400 का टारगेट दिया है, नतीजे आए थे कंपनी के। एक बार जरा चार्ट्स पे चेक करते हैं कि बाई की जो रेटिंग है उसको हमारे व्यूअर्स को कितना सीरियसली लेना है। जरा चार्ट्स पे भी वो चेक कर लेते हैं। अंशु जी जरा देखिए एक बार टीम लीज के चार्ट्स, क्या कहता है ये चार्ट आपको। सर टीम लीज जब कल रिजल्ट आया था तब भी हम डिस्कस कर रहे थे, 21 हफ्ते में 63% गिरा है स्टॉक, बहुत ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है। 50 डे मूविंग एवरेज तक बाउंस बैक आया है 1535, 15 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई, तो वापस से जो स्विंग लोस बने हैं 1354 के, ना सिर्फ रीटेस्ट होंगे बल्कि ब्रेकडाउन भी मिलेगा। 50 डे मूविंग एवरेज से वापस से 75 मिनट के चार्ट पे अच्छी सेलिंग आई है और आज फॉलो थ्रू सेलिंग है। तो 50 डे मूविंग एवरेज रीटेस्ट फेल हुआ है, वापस से 1350 1358 के जो स्विंग लोज हैं ये रीटेस्ट होते हुए दिखेंगे। 2400 करोड़ का मार्केट कैप है, माइक्रो कैप स्टॉक है। माइक्रो कैप स्टॉक में अगर 60-62% गिरावट आ जाती है तो हर अप मूव में सेलिंग बहुत तेजी से रिज्यूम होती है, वही टीम लीज में भी हुआ है।
ठीक है, टीम लीज को लेकर ये व्यू। एक बार जरा डिक्सन टेक का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 2 सत्र से बाइंग आ रही थी और ट्रेड डील और डिक्सन के नंबर ये कुछ मिली जुली चीजें थी, जिसके चलते कॉन्फिडेंस लौट रहा था। लेकिन आज फिर से 4% की बड़ी गिरावट शेयर में और 11,200 रुपए के आसपास के हम भाव देखेंगे डिक्सन टेक में। रूपक जी, डिक्सन टेक काफी हमने पिटते हुए शेयर को देखा, 10,000 रुपए के बेहद करीब आ गया था और वहां से थोड़ा रिवर्सल आया था। क्या करें, डिक्सन टेक को यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं? जी देखिए, पिछले 4 महीना में ये 45% काइंड ऑफ करेक्शन दिखाया और सेंटीमेंट रिसेंटली पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 डीएमए। 20 डीएमए को पहली बार डिक्सन टेक पिछले 3 दिनों से सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से मीनिंगफुल रिकवरी आ सकता है। स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा 10,900 का स्टॉप लॉस से। ये नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा और हायर एंड पे मुझे लगता है 13,500 तक जा सकता है। ठीक है, 13,500 तक के टारगेट्स होल्ड करने की सलाह है फिलहाल डिक्सन टेक के शेयर में। अंशुल जी, नायका पर जरा एक राय दीजिए आप, क्योंकि नायका में हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी सी बाइंग हो रही है। एक जरा टेक्निकल व्यू आप जरा शेयर कर दीजिए। नायका में आपको लगता है कि तेजी ये सस्टेन होगी यहां से? बिल्कुल तेजी सस्टेन होगी और बड़ी तेजी बनेगी। 145 हफ्ते का आईपीओ बेस ब्रेकआउट बना था 221 रुपए पे, उसको रीटेस्ट नहीं कर पा रहा है। ये अपने आप में बड़ी रिलेटिव स्ट्रेंथ है। 10 मंथ मूविंग एवरेज लास्ट मंथ वहीं पे लो बना और करंट मंथ में वहीं से बाउंस बैक कर रहा है। एक रेजिस्टेंस रह गया है 256 रुपए का। 256 के ऊपर जैसे क्लोजिंग आएगी, ये अपने 145 हफ्ते का जो आईपीओ बेस बना है उसकी अप ट्रेंड रिज्यूम करेगा और उसका पहला टारगेट 315 रुपए। तो अगर 6 महीने का समय दे सकते हैं तो 315 प्लस के टारगेट आपको मिलेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी तब बनेगी जब 256 के ऊपर टिकने लगेगा और टाइटनेस बनाने लगेगा, तब छोटे छोटे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट स्विंग ट्रेड के लिहाज से क्लियर कट 315 रुपए का टारगेट दिख रहा है। 145 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट है। नायका, आप 300 रुपए के ऊपर की भी तैयारी करके यहां से चलिए। 1.5% की तेजी 250 रुपए के ऊपर आकर ये शेयर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। चलिए, 9:57 हो गए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। अंशु जी और रूपक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। बाजार हम देख रहे हैं कि दिन के निचले स्तरों के आसपास टिक रहा है, हालांकि थोड़ा स्थिर है और निफ्टी की जो गिरावट है लगभग 150 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखेंगे तो उतना ही नीचे है। फर्क यह है कि निफ्टी बैंक की जो गिरावट है 0.25% से कम की है और निफ्टी की जो गिरावट है 0.5% से ज्यादा की है और गिरने वाले शेयरों की संख्या बढ़ रही है। 800 शेयर ऊपर है, लेकिन करीब 1800 शेयर आज हम देखने की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो 10 के बाजार की चलिए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ।